हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ विलन हेयर। मैं पुरुषोत्तम और आज हमारे साथ प्रियंका खतवानी जी हैं जो विलन हेयर से काफी अरसे से जुड़ी हुई हैं। आज हम इनके एक सक्सेस को सेलिब्रेट करेंगे। इन्होंने हाल ही में जो एक ही सीट आई थी एनपीएस ग्रेड बी के लिए, उन्होंने इसको अचीव किया और हमारे साथ मौजूद हैं। सी इज वर्किंग इन यूको बैंक एज अ स्केल वन ऑफिसर। 2018 में इन्होंने ज्वाइन किया था, बट इन्होंने अपने प्रमोशन लेने के बजाय इन्होंने अपने ड्रीम्स को चूज करने के लिए अपनी कोशिश जारी रखी और इसके बाद 7 सालों तक लगातार स्ट्रगल के बाद मल्टीपल एग्जाम्स दिए, ऑलमोस्ट 30+ एग्जाम्स दिए और आज इस मुकाम पे है जहां पे वो अपने सक्सेस को टेस्ट कर सकती है। तो सबसे पहले मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू प्रियंका। Thank you so much, Purushottam. Thanks a lot. And I'm really grateful to God, to my friends, to my Telegram friends, to my husband, and every person who is a part of this journey. जिनकी वजह से मैं आज यहाँ हूँ. So thank you so much, everyone. Yeah, so before beginning or before starting this conversation, क्या आप अपने जर्नी के बारे में एक ब्रीफली बता सकते हो ऐसे लोगों को जो फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो या जिनको आपके बारे में नहीं पता? Sure, Purushottam. Thank you. So first मैं start करना चाहूँगी अपने ग्रेजुएशन से. मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट की है महारानीज कॉलेज से, जयपुर से. आई हैव डन बीकॉम इकोनॉमिक्स ऑनर्स. इसके बाद लास्ट ईयर से ही मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी. एंड 2018 में मैंने आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क और एसएससी सीएचएसएल क्लियर किया था. इसके बाद आई जॉइन यूको बैंक एज इट्स यंगेस्ट ऑफिसर इन 2018. फिर उसके बाद से ही आई हैव डन जेआईबी सीआईबी. एंड तभी लेकिन मेरे अंदर था कि मुझे अपनी लाइफ में कुछ बेटर करना है. मुझे ऐसा था आई डिजर्व बेटर. तो मुझे उसके लिए मेहनत करनी थी और मैंने बहुत टाइम मेहनत भी करी. Seven after I've got this thing after 7 years, right? So this is very, very precious to me. And I've given a lot of exams. सेबी का भी इस बार मैंने इंटरव्यू दिया था, सिट बी ग्रेड भी दिया था. एंड आई हैव सिल ग्रेड मैंने 2 बार दिया है. एंड उसके बाद एडई का मेंस, आईएफएससी मेंस, मतलब यू नेम इट एंड आई हैव गिवन दैट एग्जाम. तो इतने टाइम बाद आई एम रियली थैंकफुल टू गॉड कि ये हुआ. और जब मैंने अपना रोल नंबर फाइनल लिस्ट में देखा तो आई वाज सो डैम हैप्पी कि फाइनली ये हो गया है. अच्छा, आप ये बताइए, आपने बताया कि जयपुर से आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, तो आपका सब्जेक्ट कौन सा था ग्रेजुएशन में? पुरुषोत्तम, आई हैव डन बीकॉम इकोनॉमिक्स ऑनर्स. तो इकोनॉमिक्स वाज माय मेन सब्जेक्ट. तो मतलब स्टार्टिंग से क्लियर था कि मतलब व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड चूजिंग इकोनॉमिक्स? कोई पर्पस था या फिर? दैट वाज बिकॉज ऑफ माय इंटरेस्ट इन फाइनेंस. मुझे इकोनॉमी फाइनेंस में बहुत इंटरेस्ट था और इसीलिए मैंने बैंकिंग भी चूज किया था. तो धीरे धीरे चीजें अनफोल्ड होती है एंड यू मूव इन योर लाइफ. एंड फिर वो पिछली चीजें लगती है कि वो डॉट्स कनेक्ट होते हैं कि हाँ, ट्वेल्थ में कॉमर्स मैथ्स लिया था क्योंकि कॉमर्स पसंद था, फाइनेंस बैंकिंग ही पसंद था. फिर उसके बाद में ग्रेजुएशन में किया. फिर धीरे धीरे लाइफ आपको वहां ले ही जाती है जहाँ पे आपको पहुंचना होता है. मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स के साथ प्रॉब्लम ये होता है कि 12 कंप्लीट करने के बाद उनके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं और उनको शायद फेथ नहीं होता या डिसीजन ले नहीं पाते कि उनके लिए राइट करियर क्या हो सकता है। तो आपने इकोनॉमिक्स लिया क्योंकि आपका इंटरेस्ट फील्ड था, लेकिन क्या आपने उस टाइम पे किसी करियर के बारे में सोचा था कि अगर मैं इकोनॉमिक्स के साथ अपनी डिग्री परस्यू करूंगी तो शायद मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज है? मतलब आपने कैसे फिल्टर किया एक्सेप्ट द फैक्ट कि ये आपका इंटरेस्ट एरिया था? पुरुषोत्तम, आई थिंक उस एज में मेरे दिमाग में बस एक ही चीज थी बैक ऑफ द माइंड कि वो मुझे गवर्नमेंट जॉब लेनी है. ओके। बस ये था कि अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल बनाना है. इतना दूर का तो मैंने सोचा ही नहीं था. मुझे बस ये था कि एक जॉब लेनी है. उस टाइम पे जॉब होना बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए. तो ये जो चीजें बाद में एक के बाद एक टारगेट, एग्जाम टारगेट, ये सब तो बाद में होता है. पहले तो जस्ट बस ये होता है कि आई जस्ट वांट टू ग्रैब अ जॉब. और आई एम श्योर जितने भी ग्रेजुएशन के अपने विलन हेयर ग्रुप में भी इतने सारे स्टूडेंट्स या हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो राइट। उनके माइंड में भी यही चीज आती होगी कि
पहले एक बार जॉब ले लेते हैं, फिर हम टारगेट करेंगे जो भी पर्टिकुलर रेगुलेटरी बॉडी है, जैसा भी हमें एग्जाम टारगेट करना है, और वो सही भी है मेरे हिसाब से, वो गलत भी नहीं है। ओके, तो आपने ग्रेजुएशन के टाइम पे मतलब आजकल एक ऐसा ट्रेंड आ गया है, नॉट इन द रिसेंट टाइम एज वेल, काफी टाइम पहले भी, जैसे आप 2018 के आसपास भी अगर आप देखें, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कॉलेज के टाइम पे वो गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते थे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की करते थे। तो आपका वो ग्रेजुएशन के 3 साल कैसे बीते? क्या आपने कंपटीशन की तैयारी की या सोनली आप अपनी ग्रेजुएशन ईयर्स को ही आप एंजॉय कर रहे थे? नहीं, मैंने थर्ड ईयर में ही स्टार्ट कर दिया था बैंक के लिए और एसएससी के लिए पढ़ना। और इनफैक्ट मतलब जैसे ही मेरा ग्रेजुएशन हुआ और मैंने ये एग्जाम्स देना स्टार्ट कर दिए थे, एंड विद गॉड्स ग्रेस ये फर्स्ट अटेम्प्ट में आईबीपीएस पीओ हो गया था। तो ग्रेजुएशन का टाइम जो है मेरा, वो मोस्टली इसी में गया था, पर यही बैंकिंग एग्जाम्स की। मैं आई रिमेम्बर पहले बुक्स आती थी ना, प्रीवियस ईयर की, अरिहंत की, और बहुत सारे पब्लिकेशंस की बुक्स आती थी, तो उनको हाँ, सॉल्व करना, और वही किया मैंने ग्रेजुएशन में। ग्रेजुएशन की पढ़ाई से ज्यादा ये वाली पढ़ाई करी थी। राइट। मैं एक बार ऑडियंस को ब्रीफ करना चाहता हूँ एक्चुअली। जो भी एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे होते हैं या काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे होते हैं या फिर जो भी सक्सेस को टेस्ट भी करते हैं, तो उनका दे डू नॉट डू इट जस्ट बिकॉज फॉलोइंग द राइट सोर्सेज और फॉलोइंग द राइट मटेरियल। कई बार आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आप खुद को कैसे ट्रीट करते हैं, कितने डिसिप्लिन्ड है, कितने मोटिवेटेड है, आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, आपने कैसे अपने खुद को पनिश किया है, खुद को रिस्ट्रिक्ट किया है, ये सब चीजों का एक बाय प्रोडक्ट रिजल्ट होता है। तो इसके लिए टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट, हेंस वी आर डिस्कसिंग अबाउट द बैकग्राउंड दैट सी लिव। तो आप ये बताइए प्रियंका जी, आपने बताया कि थर्ड ईयर से आपने कंपटीशन की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, बीएट एसएससी और बैंकिंग। तो मतलब आपने किनको देख के फॉलो करना स्टार्ट किया? मतलब कोई तो होंगे जो शायद गाइड किए होंगे, या कोई तो ऐसे होंगे जिनको आपने लगा कि सिंस ही हैज बिकम मतलब ऑफिसर, देन आई कैन बिकम अ टू। यार, ऐसे मेरी कोई नियर फैमिली में ऐसा कोई फ्रेंड या रिलेटिव तो नहीं था, बट ये यूट्यूब पे देखकर। ओके, फाइन। आप ये बताइए, क्योंकि आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आईपीएस पीओ क्लियर कर लिया, तो मैं आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस जानना चाहूंगा कि आप स्कूल में कैसे थी, 10th में कितने मार्क्स आए, 12 में कितने मार्क्स आए? श्योर पुरुषोत्तम। सो 10th में मेरा सीजीपीए 9 था, एंड 12th में आई गॉट 93.2%। एंड ग्रेजुएशन में, क्योंकि ज्यादा ध्यान पढ़ाई, ग्रेजुएशन की पढ़ाई से ज्यादा इन सब चीजों पे था, तो आई स्कोर्ड 65% ओनली। मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूँ कि आप हमेशा से एक टॉपर ही थी? या स्कूल में आई वाज। ओके, फाइन, ठीक है। तो आपने ग्रेजुएशन कौन से साल में कंप्लीट किया? 2017। ओके, 2017 तक आपके पास बस एक ऑब्जेक्टिव था कि आपको किसी भी तरह का एक जॉब क्लियर करना है, राइट? ट्रू। उसके बाद आपने 2018 में आपने आईपीएस पीओ ज्वाइन किया इन यूको बैंक। यस, यस। व्हाट हैपेंड देन? देन लाइफ हैपेंड। ओके। बैंक ज्वाइन करने के बाद ना, बैंक की लाइफ वी ऑल नो कि या बहुत ज्यादा स्ट्रेस फ्री तो नहीं है। हम्म, बहुत सारी चीजें मैनेज करनी होती है, और बहुत सारे लोगों से भी डील करना होता है। कस्टमर डीलिंग इज ऑल्सो अ बिग पार्ट। या उसके साथ साथ आपको जोनल ऑफिस के टारगेट वगैरह ये सब भी जो है पूरे करने हैं। आपको अपनी ब्रांच को भी संभालना है, कोई ग्रीवेंस है कस्टमर्स के तो वो भी रिड्रेस करने हैं। या आपको अपने टारगेट्स भी अचीव करना है, लेट सीटिंग भी, सब कुछ चीजें होती है। और पर उन सब चीजों के साथ में मेरे दिमाग में यही था कि मुझे कुछ बेटर करना है। मेरे जो एक चीज जो मुझे यहाँ रुकने नहीं दे रही थी, वो यही थी कि मैं अपनी लाइफ में इससे बेटर कुछ कर सकती हूँ। इसी वजह से ये जो 7 इयर्स जो मैंने अपने आप को धक्का मारा और मेरे एफर्ट्स करे, वो यही एक बहुत बड़ा रीजन है उसका। ओके, तो आप ये बताइए कि 2018 में आपने बैंक ज्वाइन कर लिया, कितने टाइम में आपको लगा कि यू कैन डू समथिंग बेटर? क्योंकि एक चीज मैं यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा। बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो बैंक ज्वाइन करते हैं और उनको लगता है कि दिस इज इट, मैं यहाँ से अपनी जिंदगी जी सकता हूँ और यहाँ मैं
खुद के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट या खुद के ग्रोथ पे मैं ज्यादा फोकस कर सकता हूँ। मैंने बहुत स्ट्रगल देख लिए, दिस इज इट। आपको क्या पुश किया, या फिर मतलब व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर रेगुलेटरी प्रिपरेशन? तो ऐसे मेरे बहुत सारे कलीग्स हैं जो जैसे आप कह रहे हो कि बैंक में ही रहना चाहते हैं, नाउ वो बैंक में प्रमोशन लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, एंड आई राइट। थिंक दे आर राइट एट देयर प्लेस। सबकी हम्म। अपनी लाइफ में अपनी प्रायोरिटी होती है, अपने ड्रीम्स होते हैं। तो मेरा ड्रीम था कि मैं एक रेगुलेटरी बॉडी में जाऊं, जो कि मैं रेगुलेटरी बॉडी में तो नहीं जा सकी, बट आई एम वेरी हैप्पी फॉर द फैक्ट कि मैं मेरा एनपीएस ग्रेड भी क्लियर हुआ। तो ये अपने अपने एस्पिरेशंस होते हैं। किसी का एस्पिरेशन लाइफ में बस यही होता है कि जॉब मिल गई, ठीक है, वर्क लाइफ बैलेंस हो, बस बढ़िया। और किसी को अपने करियर में, जैसे मुझे यही था कि मैं जो भी काम कर रही हूँ, मुझे उसके जो बेस्ट टॉप है वहां तक पहुंचना है। तो इसलिए मुझे लगा कि बैंक में तो हूँ, यहाँ पे प्रमोशन कभी भी ले सकती हूँ, जब भी मुझे लगेगा कि ठीक है इस साल प्रमोशन ले लिया जाए, तो अब सीनियोरिटी बेसिस पे भी प्रमोशन मिल जाएगा। बट वो इनफ नहीं था मेरे लिए, सो दैट इज व्हाई। हाँ, बट ये सुनने में काफी इजी लगता है, लेकिन आप ये सोचिए, आपने 2018 में ज्वाइन किया एंड एक साल बाद आपने रेगुलेटरी बॉडीज की प्रिपरेशन स्टार्ट की। अब कोविड का दौर आया, कोविड के बाद काफी चीजें बदली, और ये 2025 का वक्त चल रहा है अभी। आप देखिए, 6 साल लगे। कई बार ऐसा होता है कि हम कैजुअली किसी भी कोई भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, ब्लाइंडली। हमें लगता है कि हम शायद इसी के लिए बने हो, एनालाइज नहीं करते हम चीजों को। और इतने टाइम तक मोटिवेट भी रख पाना, मतलब इट्स अ वेरी डिफिकल्ट। तो आपके ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्या छिपा था जो आपने 6 साल तक इस चीज को ड्रैग किया, तो 6 साल तक आप कंसिस्टेंट रही, मतलब हाउ? सी पुरुषोत्तम, कुछ तो मोटिवेटिंग फैक्टर्स थे और कुछ पुशिंग फैक्टर्स थे। जो चीज मोटिवेट कर रही थी, पुश कर रही थी, वो एक तरफ ये था कि अपनी लाइफ में बेटर होना है, कुछ बेटर लगता है कि अपने में कैपेबिलिटी है कुछ बेटर करने की, तो वहां तक क्यों नहीं पहुंचा जाए। और बैंक की तरफ से भी बहुत सारे पुश फैक्टर्स थे, एंड फिर मेरी फैमिली की तरफ से मुझे बहुत सपोर्ट था। तो मुझे ये लग रहा था कि ये लोग मेरे लिए इतने सेक्रीफाइसेस कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो मुझे और एफर्ट्स करने हैं। ओके, That's it. आई मीन इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव अ सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली, राइट? आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई बार जाने अनजाने में ना ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स भी हमको कुछ ऐसा बोल देते हैं या जो शायद हर्ट कर जाता है, या वो भी बोल देते हैं कि कब तक पढ़ेगी, या कब तक चलेगा ये सब। या तो आपको उस मोमेंट पे लगता है कि यार ड्रॉप ही कर दे क्या। पर फिर नहीं, फिर अंदर से जो खुद का पर्पस होता है ना, जो खुद का वाई होता है, वही पुश करता है कि नहीं, चाहे कोई कुछ भी बोले, चाहे पेरेंट्स ही बोले, चाहे कोई भी बोले, लेकिन ये करना है, अभी अभी थोड़ा और एफर्ट मारना है। और एंड तक आते आते ना पुरुषोत्तम, मैं इतना ज्यादा मार्जिन से मिस करने लग गई थी ना, 0.6 से 2 मार्क्स से वेट लिस्ट में आ रही थी। तो मेरे को लग रहा था ये भगवान, कभी तो वो या दिन आएगा जब मेरा रोल नंबर लिस्ट में होगा। मतलब आपको लगता है कोई एक ऐसा कॉमन फैक्टर जो आप देख पा रही हैं, जिसकी वजह से डेसिमल मार्क्स की वजह से आपका रह जा रहा था? कोई कॉमन ग्राउंड देख पा रही हैं, अलग अलग रीजन, रैंडम रीजन से? या पुरुषोत्तम, मैं पहले वो गलतियां बताना चाहूंगी जो मैंने की थी, या ताकि या लोग वो गलतियां ना करें। या तो सबसे पहले गलती मुझे लगती है कि है ना, मुझे बस, जैसे मैंने एक एग्जाम 2020 या 21 वाला से भी टारगेट किया था, तो मैं उसके मेंस के लिए मैंने ना बहुत ज्यादा पढ़ना चालू कर दिया, जहां से जो मिल रहा था बस पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो। या बट मैं ना एग्जामिनर की डिमांड नहीं समझ पा रही थी। जब आप बहुत सारे एग्जाम्स देते हो ना, मैंने आईबीपीएस के बहुत सारे एग्जाम्स इन रो दिए, तो मुझे ना धीरे धीरे समझ में आने लग गया कि क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं, किस तरीके के आ रहे हैं। तो जब आप वो थोड़ी अंडरस्टैंडिंग एग्जामिनर की समझने लग जाते हो ना, से फॉर एग्जाम्पल सपोज सेबी में कॉमर्स एक मेजर सब्जेक्ट फैक्टर है। है, या अब कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी आप कर रहे हो, तो यू कैन नॉट मिस रेशियोज वाला पार्ट, उसमें से करेक्ट, क्वेश्चन आता ही आता है। करेक्ट। एंड
इजी पेपर होगा तो करंट रेशियो, क्विक रेशियो आ जाएगा, लेकिन टफ होगा तो थोड़ा सा ऊपर के लेवल के डेट इक्विटी रेशियो, डीएससीआर, ये सब भी पूछेंगे। या तो इन सब चीजों के लिए आपको पता चल जाता है कि है ना, आपको कौन सा टॉपिक मिस नहीं करना है। अब जैसे कॉस्टिंग था तो कॉस्टिंग में लीन वाला पार्ट है, वो मिस नहीं कर सकते। मैनेजमेंट है तो मोटिवेशन, आप उसमें कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन बहुत इजी टॉपिक है, या पर उसमें से सवाल आता है। तो धीरे धीरे ना आप ये समझने लग जाते हो कि क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है। तो आई थिंक ये बहुत समझना जरूरी है कि है ना, हम बस ऐसे पढ़ते ना चले, हम ये भी देखें कि प्रीवियस से क्या ट्रेंड रहा है और कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना, और जो अपने वीक टॉपिक्स है उनको, मेरे केस में मैं ऐसा करती थी, ये शायद सबके लिए एप्लीकेबल हो या ना हो, मैं उन पे कम ध्यान देती थी, मैं अपनी स्ट्रेंथ्स पे ज्यादा फोकस करती थी। और दूसरा मुझे लगता है कि लोग टेलीग्राम पे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारा नॉइज है, बहुत सारे लोग हैं, तो सिर्फ एक सेलेक्टेड ग्रुप जो हो वो होना जरूरी है। जैसे हम लोगों का वी लर्न है ग्रुप था लास्ट ईयर, जब हम डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करते थे, सो वी वर लाइक अ फैमिली, कि हम लोग बहुत टाइम को लेके हम बहुत सीरियस थे, ना खुद का टाइम वेस्ट करते थे ना किसी और का, और जो अपने डिस्क्रिप्टिव के आंसर्स है उनको एक दूसरे से चेक कराते थे। तो ऐसे हेल्पफुल फ्रेंड्स होना जरूरी है। अननेसेसरी जो बहुत लोगों से टेलीग्राम पे बातें होती है, आई थिंक वो सब अवॉइड करना चाहिए। और थर्ड मुझे लगता है, अपने आप को फोकस रखने के लिए सोशल मीडिया अगर हो सके तो उससे थोड़ा, जैसे मैंने 1 साल तक व्हाट्सएप यूज नहीं किया, अभी भी मैं व्हाट्सएप पे नहीं हूँ, मैं अब व्हाट्सएप वापस स्टार्ट करूंगी। तो ये जस्ट मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना टाइम जहां से बचा सको, अपनी एनर्जी जहां कंजर्व कर सको, वहां करनी चाहिए। ठीक है, मैं इस पे कुछ कॉमन क्वेश्चंस जो मुझे समझ में आता है, जो आमतौर पे लोगों के डाउट्स होते हैं, मुझे मेरे भी डाउट्स हो सकते हैं। पहला, आपने बताया कि पीवाईक्यूज पे एनालाइज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं किसी ऐसे एस्पिरेंट के बारे में सोच रहा हूँ जिसने अभी भी तैयारी स्टार्ट की है। उसके दो डाउट्स हो सकते हैं। पहला, ये जरूरी है क्या कि पीवाईक्यू के जो ट्रेंडिंग क्वेश्चंस हैं, जो हम एक ट्रेंड देख रहे हैं पिछले 4-5 सालों में, क्या वो ट्रेंड मेंटेन हो? क्योंकि आरबीआई के बारे में अगर आप देखिए तो ऐसा माना जाता था कि ईएसआई के स्टैटिक क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन इस बार के 2024 के फेज 2 में ईएसआई के कुछ क्वेश्चंस आए जो स्टैटिक थे। लोग डिसीव हो सकते हैं। तो पीवाईक्यू को हमें कैसे एक्नॉलेज करना है, कैसे एक्सेप्ट करनी है, पहला सवाल। दूसरा सवाल ये है कि जो जिसने नई नई तैयारी स्टार्ट की है, तो वो पीवाईक्यू को कैसे एनालाइज करे और उसके हिसाब से कैसे तैयारी करे। इट्स वेरी चैलेंजिंग टू फिल्टर आउट द राइट फुल कंटेंट। राइट राइट पुरुषोत्तम, तुमने बहुत अच्छा चीज बोला कि वो ट्रेंड रिपीट हो नहीं हो ऐसा कोई कंपल्जन नहीं है, बट हम ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है और किस तरीके से पूछा जा रहा है। जैसे सपोज अभी अगर हम रिपोर्ट्स की बात करें, आरबीआई में जो रिपोर्ट्स पूछी जाती हैं, तो वो पहले बस ये पूछा जाता था कि हाँ फर्स्ट कौन है, या फिर इंडिया का पोजीशन पूछा जाता था। अब हम या देखते हैं एमसीक्यूज में टॉप 5 पूछ लिए जाते हैं। तो करेक्ट। ये पैटर्न है ना, अब जैसे रिपोर्ट्स में पूछा टॉप 5, ऐसा हो सकता है कल को किसी और चीज में हो। तो वो सारी चीजें समझना है कि है ना, जो एकदम ऊपर ऊपर न्यूज है, अब एग्जामिनर वहां नहीं जाना चाहता है, वो उसके अंदर जो है वो उससे सवाल पूछना चाहता है। तो अपने आप को उस चीज के लिए प्रिपेयर करना, पीवाईक्यूज ये समझने के लिए कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। करेक्ट। वैसा ही क्वेश्चन आएगा या क्वेश्चन रिपीट होगा वो तो कभी जरूरी है नहीं। ओके। आपने एक और पॉइंट बताया जो आपका दूसरा पॉइंट था, कि लोग टेलीग्राम पे बहुत सारा समय वेस्ट करते हैं। लोगों के सामने एक डिल्यूजन होता है जिसमें वो फंस जाते हैं। उनको लगता है कि मैं शायद टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये मेरे एक लाइफ का पार्ट है, मेरे सिलेबस का या फिर एजुकेशन लर्निंग का एक फेज है, जिसको वो लोग मिसअंडरस्टूड कर लेते हैं। आपके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, बिकॉज आपने एक अच्छा समय व्यतीत किया है, 6 साल आपने स्पेंड किए हैं, एक एस्पिरेंट टेलीग्राम में किस तरह से अपना टाइम वेस्ट करता है? क्योंकि उनको पता होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनको लगता ही नहीं कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं, उनको लगता है मेरे लिए प्रोडक्टिव है। आपको क्या लगता है कि ऐसी कौन कौन से एग्जाम्पल्स जिससे आप ये कंक्लूड कर पाते हैं कि कोई टाइम वेस्ट कर रहा है? जैसे टेलीग्राम में ग्रुप्स में लोग एक बार कोई कोई एक टॉपिक छेड़ेगा, फिर दूसरा उससे रिलेटेड, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो नहीं हो, उसको अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए लोग लगे रहते हैं। तो या आई थिंक वो पॉइंट वहां पे प्रूव करने का कोई सेंस नहीं है। दूसरा
ऐसे ही लोग रैंडम लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट करके, और वो मुझे चीज़ सही नहीं लगती है कि जो अपने फ्रेंड्स हैं, जो पता है कि पढ़ने वाले हैं, जो अपना सिलेक्टेड ग्रुप है, उनके साथ मुझे लगता है अच्छे से हमें एकदम सेल्फलेस होके अच्छे से पढ़ना चाहिए, ना कि ये सब। राइट, इसमें मैं एक चीज अपना ऑब्जर्वेशन में ऐड करना चाहूंगा जिसको आपने हाईलाइट भी किया कि मुझे लगता है कि आपकी प्रिपरेशन का 50% मतलब यू अचीव द सेम डे जब आप एक अच्छा पार्टनर ढूंढते हो, स्टडी पार्टनर ढूंढते हो। क्योंकि क्या होता है कि आप यू कैन शेयर योर स्ट्रेटजी, आप दूसरे से हेल्प लेते हो, आप अगर टारगेट बेस्ड करते हो, अप्रोच रखते हो, तो फिर एक ऑब्लिगेशन रहता है, आप फोकस खोते नहीं हो, एक दूसरे को पुश करते हो। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ फ्रेंड, है ना? मतलब 50% तैयारी आपकी वहीं पूरी हो जाती है जब आपको एक अच्छा स्टडी पार्टनर मिलता है। तो आप इस पे कुछ ऐड करना चाहेंगे कि यस, यस। हाँ हाँ। यस पुरुषोत्तम, इन माय केस बिकॉज मेरा एक हाँ बिकॉज जी। बिकॉज सॉरी प्रियंका, सॉरी फॉर इंटरप्शन, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्वेरीज आए कि हाउ टू स्टार्ट, और जब मैंने काफी लोगों से बात किया तो आई एम मतलब 70 to 80% ऑफ द पीपल डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड। और मुझे लगा कि यू कैन नॉट, मतलब ऑफ कोर्स पढ़ने वाले पढ़ते हैं, बट जब आपके पास एक अच्छा दोस्त होता है इट मेक्स लॉट ऑफ थिंग्स इजियर, राइट? इज़ियर। या बट लोगों को पता यस। नहीं होता कि मतलब वन शुड हैव अ फ्रेंड। तो यस, ये बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट जैसे हम एस्पिरेंट्स की लाइफ है ना, कि हमें इतना आइसोलेट होके एकदम सब राइट। सारी सोशल गैदरिंग्स और सब इवेंट से अलग होके हमें पढ़ना रहता है। तो इस केस में ना, जैसे इन माय केस मेरे एक मंगोला भाई है श्रेयस, उसका भी एनपीएस ग्रेड ए में सिलेक्शन हो गया। तो इन माय केस हम दोनों साथ में पढ़ा करते थे। तो जभी भी ऐसा होता था कि मैं बहुत ज़्यादा बैंक से थकी हुई आई हूँ, या मेरे पास एनर्जी नहीं है, तो मैं उसको बोलती थी कि तू बोल, मैं सुनती रहूँगी। तो वो बोल या के पढ़ता रहता था और मैं सुनती रहती थी, और कभी-कभी ऐसा होता था कि वो लो ऑन एनर्जी होता था, तो आई यूज्ड टू डू द सेम। या तो ऐसे तरीके से, और मुझे ऐसा लगता है अगर आप किसी के साथ स्टडी पार्टनर हो, तो ऐसा होता है ना कि कई लोग अपने नोट्स शेयर नहीं करते हैं, या या अपने सोर्सेज रिसोर्सेज शेयर नहीं करते हैं, या फिर अपना बस खुद खुद का। मेरे साथ वैसा नहीं है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी के साथ पढ़ती हूँ, तो फिर अपने नोट्स शेयर करने में मुझे कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और श्रेयस भी ऐसा था कि वो अपने सारे नोट्स मुझे देता था। इनफैक्ट कभी-कभी हम चीज़ें बाँट भी लेते थे कि एक रिपोर्ट ये तू कर ले, ये स्कीम तू कर ले, बाकी मैं कर लूँगी। ये वाला सर्कुलर इस टाइम से इस टाइम का तू मुझे समझाना, इस टाइम का मैं समझाऊँगी। और इससे ना एक शेड्यूल बन जाता था, और है ना अकाउंटेबिलिटी बनती थी कि राइट। हाँ, इतने टाइम में ये पूरा करना है, आज इसको ये पढ़ाना है, तो पहले मुझे खुद को पढ़ना पड़ेगा। तो शायद मुझे लगता है कि ऐसे दोस्त या ऐसे भाई-बहन फ्रेंड्स कम मिलते हैं, बट अगर मिल जाए तो इससे जर्नी बहुत आसान हो जाती है। या करेक्ट। और आपका हाँ हाँ। इसके अलावा जो अपना लास्ट ईयर का WLH वाला ग्रुप था, उसमें से भी मुझे बहुत अच्छे फ्रेंड्स मिले। नीरज सर, मृदुल। सो इन सब के साथ है ना एक ट्यूनिंग बैठी रहती थी कि है ना कौन कैसे पढ़ रहा है, वो मोटिवेशन रहता था। तो ये बहुत ज़रूरी है कि कोई ना कोई आपके टच में हो जो पढ़ रहा हो इस चीज़ के लिए। ओके, बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मैं इसमें एक और चीज खरीदना चाहूंगा। जैसे मैं मैं आप चाहूंगा कि आप इसमें दो तीन क्वेश्चंस के आंसर करें। आप जिसका रेफरेंस दे रहे हैं वो वी लर्न हेयर का प्राइवेट ग्रुप है, राइट? हाँ जी। हाँ। तो मैं तीन चीजें मैं आपसे आपको मैं चाहूंगा कि आप आंसर करें। पहला कि हुँ। व्हाट वाज सो स्पेशल अबाउट प्राइवेट ग्रुप, और क्या ऐसा प्राइवेट ग्रुप बाकी लोग कर सकते हैं? बिकॉज बाकी लोगों को आइडिया नहीं होता कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ। प्राइवेट ग्रुप में कुछ स्पेशल नहीं होता, एज यू वुड नो एंड यू नो, मतलब क्या लोग आपस में भी ऐसे ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जब पब्लिक ग्रुप में प्राइवेट ग्रुप की चर्चाएं होती हैं तो लोगों के अंदर एक जेन्युइन फोमो क्रिएट होता है कि मैं उस ग्रुप का पार्ट नहीं हूं तो शायद मैं कुछ मिस आउट कर रहा हूं। तो इस चीज को लेकर भी क्लैरिटी होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको लेके आपका क्या विचार है? आई थिंक सर, पुरुषोत्तम, जो स्पेशलिटी होती है प्राइवेट ग्रुप की या हमारे प्राइवेट ग्रुप्स की है 2024 2025 की, वो है डिसिप्लिन। द मोमेंट वी स्किप एन आंसर वी नो वी विल बी किक्ड आउट। सो अगर ये डिसिप्लिन आपके पास ऑलरेडी है, और आपको राइट रिसोर्सेज राइट स्ट्रैटेजी पता है, इन दैट केस यू डोंट नीड अ प्राइवेट ग्रुप।
बट ये जो लास्ट ईयर मुझे याद है कि मैं ट्रिप पे भी गई थी, जब अतुल सर का भी इतना ज़्यादा खौफ होता था या कि पता था कि अगर नहीं लिखा आंसर तो ग्रुप से बाहर निकाल दिए जाएँगे, और इस ईयर तुम भी बहुत अच्छे से ग्रुप सँभाल रहे हो, तुम भी बहुत स्ट्रिक्ट ही हो। तो या मुझे याद है मैं ट्रेन में ट्रैवल करते हुए भी आंसर लिख रही थी। मैं मनाली घूमने गई हुई थी तो भी सुबह उठ के, इससे पहले कि सब उठे, मैं अपना आंसर कंप्लीट कर रही थी कि ग्रुप से ना निकाल दी जाऊँ कहीं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है डिसिप्लिन के लिए। तो अगर प्राइवेट ग्रुप का आप मेंबर है तो वेल एंड गुड, नहीं भी है तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, और वी डिस्कस हियर पे भी सारी चीज़ें डिस्कस होती है, और तुम इम्पोर्टेंट जो आंसर्स होते हैं, जो अच्छे वेल रिटन आंसर्स होते हैं, वो भी शेयर करते हो, तो वो तो एक बहुत बड़ा, आई थिंक गुड, इट्स अ वेरी गुड थिंग। या तो कोई अगर खुद का एक ग्रुप फॉर्म करना चाह रहा है, ग्रुप इन द सेंस कि 2-3 लोग साथ में अगर प्रिपरेशन करना चाह रहे हैं, उनको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जिससे वो फोकस ओरिएंटेड भी रहें और डेविएट भी ना करें अपने टारगेट से? आई थिंक एक टाइमलाइन, पहले तो एक टाइमलाइन डिसाइड होनी चाहिए कि हमें कौन सा टॉपिक या कौन से दिन तक कौन सी चीज़ अचीव करनी है। जैसे राइट? हम लोगों का होता था, तुमने अभी पहले ही एक डेट डिसाइड कर रखी थी, इस डेट को टेस्ट होगा, और इस डेट तक हमारा डिस्क्रिप्टिव फाइनेंस कंप्लीट कर लेंगे, इस डेट तक ईएसआई का कंप्लीट कर लेंगे। तो ये चीज़ों से ना क्लैरिटी आती है कि हाँ, इस दिन तक ये काम हो जाना चाहिए। तो इस दिन तक ये वाली सिलेबस इतना कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आप अपना प्राइवेट ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं ऐसे कुछ लोग आपस में, तो टाइमलाइन, शेड्यूल एंड थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी भी हो कि कभी कभार कुछ मिस हो जाए तो एक दो दिन का मार्जिन हो। उसके अलावा डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, और सब इक्वली अकाउंटेबल हों अपने अपने टास्क को लेके। ठीक है, आपने तीन रीजन बताए थे और तीसरा जो था, जो लगता है कि लोग गलतियां करते हैं, आपने बताया था कि आप व्हाट्सएप आप 1 साल से यूज नहीं कर रहे हैं। कुछ लोग व्हाट्सएप या फिर सोशल मीडिया इसलिए भी यूज करते हैं, उनका आर्ग्यूमेंट होता है टू स्केप द डिप्रेशन और आइसोलेशन दैट दे गो थ्रू। उनको लगता है कि मेरा कोई नहीं है तो शायद सोशल मीडिया में कुछ वैलिडेशन में ले सकूं, वहां अकेलापन में दूर कर सकूं। एक एस्पिरेंट काफी अकेला होता है एट टाइम्स, और वो अलग अलग चीजों को डिस्कवर बहुत। कर रहा होता है जहां से उसको खुशी मिले। इसमें आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि अकेलापन होने के बावजूद आप कैसे खुद को पुश करें, आप सोशल मीडिया के ट्रैप में ना फंसे? हाउ डिड यू मेंटेन टू गेट अवे फ्रॉम द व्हाट्सएप? पुरुषोत्तम, पहले तो मेरे लिए व्हाट्सएप बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि मेरी बहुत सारी ऑफिस की चीजें हैं या बहुत सारी चीजें या उस पे ही शेयर होती थी। तो सबका पहला पॉइंट ये होता है कि यार उसके बिना तो रह ही नहीं सकते। अभी भी मुझे प्रॉब्लम आती है कभी कभी उसके बिना, तो आई यूज मेल वगैरह कर लेती हूँ मैं, ऐसा कुछ होता है तो। पर जैसा तुमने बोला कि एस्पिरेंट बहुत लोनली फील करता है, तो दैट इज ट्रू। हम इस जर्नी में इतने अकेले हो जाते हैं ना कि समटाइम्स इट रियली गेट्स वेरी हार्ड। तो उसके लिए हमको फर्स्ट ऑफ ऑल, पहले तो अपनी, जब हमारी प्रायोरिटी क्लियर होगी कि हाँ ये वाला एग्जाम है अभी, पहले उसको क्लियर करना है। उसके बाद हो सकता है, मैं ऐसा करती थी मेरे केस में कि मैं इंस्टाग्राम चलाती थी। मैंने अपना इंस्टाग्राम डीएक्टिवेट नहीं किया था, बट अपने हस्बैंड के फोन से चलाती थी। एक या एग्जाम हो गया उसके बाद थोड़ा चेक कर लिया, बस खत्म। एंड ही यूज टू कीप अ चेक ऑन मी, जैसे मैं ज्यादा टाइम यूज करती थी वो मेरे से फोन छीन लेता था। तो इस तरह अगर ऐसा कोई आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में है कोई क्लोज वन जो आप पे चेक रख सके कि आप अपना ये जो सोशल मीडिया है वो लिमिटेड टाइम तक यूज करे, तो वेल एंड गुड। और इसके अलावा जैसे बाकी भी सोशल मीडिया एप्स हैं, इनसे दूर रह के हम हमें एक्चुअली, हमारा गोल होता है कि अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करें, कंजर्व करें। तो उसके लिए हम जितने, मुझे ऐसा लगता है कि हम जितने कम लोगों से इंटरेक्ट करेंगे उतना ही हम फोकस्ड रहेंगे। मतलब गोल तक पहुंचने के लिए जरूरी है उतना हमारे लिए अच्छा है। तो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है या नहीं रहना है वो सबकी अपनी अपनी चॉइस है। मेरे केस में यही वर्क किया था कि आईबीपीएस पीओ के टाइम पे भी और अभी वाले टाइम पे भी, कि मैंने अपने आप को थोड़ा सबसे आइसोलेट कर दिया था, तभी मुझे फोकस करने में थोड़ा आसानी हुई। ओके। और
आपने बताया आपको फैमिली से काफ़ी सपोर्ट मिला। मैं इसमें एक पॉइंट पूछना चाहूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी टाइम से स्ट्रगल कर रहे होते हैं, चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ करके चल रहे होते हैं। उनके लिए अपने घर से एक रिलेशन मेंटेन करना थोड़ा-सा मुश्किल होता है। क्योंकि एक तो जनरेशनल गैप होता है जिसकी वज़ह से कम्युनिकेशन ब्रेक होती है। कुछ लोग ऐसे इस सिचुएशन में फँसे होते हैं वेयर दे डू नॉट वांट टू टॉक टू देयर फैमिली बिकॉज़ उनको पता है कि दैट्स नॉट द आइडियल सिचुएशन और दैट माइट गिव मी डिस्कम्फर्ट। ऐसे मामले में टू मेंटेन अ हेल्दी रिलेशन विद योर ओन फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट कुछ लोग लैग करते हैं या कुछ लोग एक भंवर में फंस जाते हैं। आपका क्या विचार है? बिकॉज मतलब यू आर हैविंग टू फैमिलीज, तो हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू हैव अ बैलेंस? आई थिंक पुरुषोत्तम, कम्युनिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट होता है। एक बार आप अपने गोल्स जो है जब अपने फैमिली को कन्वे कर देते हैं कि अभी फिलहाल मेरी लाइफ में ये प्रायोरिटी है, तो हो सकता है मैं आप लोगों को कम टाइम दे सकूं। सो इफ दे आर अंडरस्टैंडिंग इनफ, इफ दे आर वाइज इनफ, तो दे विल अंडरस्टैंड दैट। एंड अगर उन्हें नहीं समझना होगा तो आप कितना भी समझाओ वो नहीं समझेंगे। तब आपको थोड़ा स्ट्रांग रह के, अपने दिल पे पत्थर रख के अपने गोल पे वर्क करना होगा, और उनको समझाने की साथ-साथ कोशिश भी करनी पड़ेगी, कभी मनाना भी पड़ेगा, सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी। या आप ये बताइए, अगर अभी इस टाइम पे 2025 में अगर आप प्रियंका जो 21 साल की हैं, अगर वो आपको मिले तो आप उनको क्या तीन या चार ऐसी चीजें बताना चाहेंगे कि आप आगे जाके ऐसी गलतियां ना करें, या फिर अपना 6 साल का समय ना लगे आपको ये मुकाम हासिल करने के लिए? व्हाट वुड यू टेल योर 21 ईयर ओल्ड प्रियंका? सबसे पहले स्टॉप डाउटिंग योरसेल्फ। सेकंड, अपना टाइम बचाओ। सब लोगों से कनेक्ट करना ज़रूरी नहीं होता है। अपना टाइम बचाओ, सही जगह लगाओ। थर्ड, राइट स्ट्रैटेजी, हैव अ राइट मेंटर। जैसे मेरी लाइफ में अतुल सर अगर मेंटर नहीं रहते, अगर मैं उनसे नहीं मिलती, या तो मुझे राइट डायरेक्शन मिलती ही नहीं। तो हैव अ मेंटर जो आपको सही गाइड कर सके, जिसने जो आप करना चाह रहे हो वो ऑलरेडी अचीव किया हो। मैं अपने हर इंटरव्यू से पहले उस ऑर्गेनाइजेशन के किसी न किसी पर्सन से बात की है, तो मुझे पता है वो वहां तक पहुंचे तो उन्होंने क्या फॉलो किया है। एनपीएस वॉज एन एक्सेप्शन, एनपीएस में मैंने किसी से बात नहीं की थी, अदरवाइज मैं सबसे एक बार कहीं ना कहीं से इंटरेक्ट करने की कोशिश करती इज थी। इज तो दैट द ऐसे लोग रीजन जिन्होंने ऑलरेडी उस चीज को अचीव किया। is that the reason that you were able to crack the NPS, because you did not contact to any of the person who were working there already? नहीं Okay, नहीं, yeah, ऐसा कुछ नहीं है। okay. फिर तीन चीजें हो गई। चौथा, आई वुड से कि सब रिवाइज एज मच एज पॉसिबल। जो पढ़ा है उसको रिवीजन बहुत अच्छे से करो। ओके, फाइन, इंटरेस्टिंग। आप ये बताइए, आप अपने तीन चार ऐसे हैबिट्स बताइए जिसकी जो मुझे लगता है, आपको लगता है कि उस चीज को आप मतलब आपको पुश किया। तीन चार छोटी छोटी हैबिट्स, बेट मतलब फॉलोइंग अ सर्टेन रूटीन, और फॉलोइंग सर्टेन स्ट्रेटजी, और फॉलोइंग सर्टेन हैबिट्स दैट मेड यू डिसिप्लिन और एक्सेट्रा। तो तीन चार ऐसी चीजें जो आपको पुश्ड। आई थिंक पॉजिटिव, फर्स्ट वुड बी पॉजिटिव अफर्मेशंस एंड ग्रैटिट्यूड। हर दिन के लिए ग्रेटफुल होना, क्योंकि जो चीज बाद में मिलनी है वो तो मिलनी है, अभी जो है उसके लिए शुक्रिया अदा करना बहुत जरूरी है। दूसरा, माई हैबिट ऑफ सेविंग माई टाइम। मैं अपनी चीजें डेलीगेट कर देती थी। मतलब माई हस्बैंड गॉट मी अ कुक, ही ऑल्सो मी अ हाउसर। तो इस वजह से मेरा टाइम सेव हो जाता था और मेरी एनर्जी एक ही जगह लगती थी। तो ये सारी चीजें कि अपना काम जो आपके लिए इम्पोर्टेंट, ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो आप डेलीगेट कर दो। थर्ड, लिखना। लिखने से ना बहुत चीजें सॉल्व हो जाती है। ऐसा एक लॉ है जो बोलते हैं, अगर आप अपनी सारी प्रॉब्लम्स लिख देते हैं तो 50% ऑफ देम आर सॉल्व्ड। तो लिखने से चीजें आसान हो जाती है, आपके माइंड में एक ऑर्गेनाइज्ड वे में एक पिक्चर दिख जाती है उस चीज की, तो उस पे आप अच्छे से वर्क कर पाते हो।
ओके, फाइन। मतलब आप यू यूज्ड टू डू जर्नल राइटिंग। आप कितने ऑफन करते थे अपनी चीजों को किताबों या पेपर्स में लिखना? हाउ ऑफन यू यूज्ड टू डू इट? एकदम शेड्यूल वगैरह बनाना, टाइमलाइन बनाना, ये तो मैं हर बार पढ़ने से पहले करती थी। इसके अलावा माय हार्ट वाज फुल ऑफ इमोशंस या ऐसा होता था तो भी मैं बहुत लिखती थी। ओके, ठीक है। आप ये बताइए, कुछ 3-4 ऐसे हैबिट्स बताइए जो आपको लगता है कि वन शुड रियली अवॉइड दोज मिस्टेक्स और बैड हैबिट्स, जो आपको लगता है कि ये डिस्ट्रैक्शन हो सकता है किसी भी एस्पिरेंट के लिए। छोटी छोटी चीजें, एक्सेप्ट what they do in their studies, for example in their daily life, for example मतलब avoiding going out with friends, और कई बार स्केड्यूलिंग प्रॉब्लम होता है। फॉर एग्जांपल कोई एस्पिरेंट्स रहते हैं, वो रात रात देर तक जागते हैं या फिर सुबह जल्दी उठते हैं। आई मीन दिस काइंड ऑफ टेक्निक्स दैट दे थिंक वुड वर्क फॉर देम। आपको क्या लगता है कि आपने कैसे, कौन कौन से ऐसे हैबिट्स को इग्नोर किया जो आपके लिए हेल्पफुल रहा? प्रीतम, ये सबका एक क्वेश्चन होता है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि वर्किंग प्रोफेशनल्स जो हैं उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो उस केस पे वो जहाँ से भी अपना वक़्त बचा सकते हैं, कोई भी ऐसा काम जो वो डेलीगेट कर सकते हैं, वो कर दिया और अपने आप की एनर्जी बचाई, वो काम नहीं किया। और एक लूप में ना फँसे, जब कोई नेगेटिव थॉट आता है ना, उसको उस मोमेंट पे अगर हम रोक सकते हैं, वहीं पे अपना कहीं माइंड शिफ्ट किया, कोई अच्छा मोटिवेटिंग सॉन्ग सुन लिया, स्वामी विवेकानंद जी के कोट्स पढ़ लिए, या रनिंग करने चले गए, डांसिंग या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी, कुछ ऐसा जिससे हम रिफ्रेश हों, वो करना ज़रूरी है। और वो लूप में, वो जो एक लूप होता है ना, वो नेगेटिव थॉट्स वाला, उसको ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है स्टार्टिंग में। तो उस नेगेटिविटी में ना जाना इज़ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। ओके, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग प्रियंका। मतलब आवाज और जो वॉइस है ना, वो मिसमैच हो रही है। शायद नेटवर्क का एक इशू है। एक बार आप उसको रिकनेक्ट करके एक बार आप चेक करें। इट्स लैगिंग। ओके, अभी ठीक है पुरुषोत्तम? अभी ठीक है? इंटरनेट का कनेक्टिविटी इशू है शायद। आप एक बार रीजॉइन, ओके, मतलब मेरे आप यहाँ वो से कर सकते हैं, नेटवर्क। रिकनेक्ट कर सकते हैं एक बार आप। अच्छा, मैं एक बार लीव करके रिकनेक्ट करती हूँ। या फिर आप इंटरनेट को बंद करके वापस से कनेक्ट कर सकते हैं। ओके, ओके, ओके। वेट, वेट। इज़ इट फाइन नाउ? या इट लुक्स फाइन। ओके, ठीक है। ओके। ये बताइए कि आपने बहुत सारे एग्जाम्स दिए, बहुत सारे रेगुलेटरी बॉडीज दिए, जैसे आरबीआई, सेबी, इरडई, आईएफएससी, बट कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां हुई, और जिसकी वजह से आप चूक गई। आप या तो एक एक एग्जाम को पिक करके आप आंसर दे सकती हैं, या ओवरव्यू आप दे सकती हैं। व्हाट वर द रीजंस जिसकी वजह से, बिकॉज मतलब आई वुड वांट टू रिमाइंड ऑल ऑफ द ऑडियंस कि एनपीएस शायद आपका फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं था। आप, या कई बार एग्जैक्टली। लोगों के साथ क्या होता है कि वो किसी और एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते, और एट द सेम टाइम उनके मल्टीपल अलग अलग एग्जाम निकलते, वो एग्जाम नहीं निकलता, है ना? ट्रू, ट्रू। तो मतलब ऐसा कहना कि आपकी किसी पर्टिकुलर एग्जाम को लेके क्या स्ट्रेटजी थी, स्ट्रेटजी ओवरऑल बनती है, आप खुद को कैसे अलाइन कर पाते, बिकॉज यू यू फेल, यू राइज, यू अचीव, है ना, यू मूव। तो मतलब हाउ डिड दिस हैपन, क्योंकि आपका एनपीएस तो प्रायोरिटी था नहीं, बट you ended up clearing it, but other exams which were your in the priority list, you failed in there. So yeah. यस पुरुषोत्तम, एनपीएस का तो मुझे नोटिफिकेशन भी एक्सपेक्टेड नहीं था ऑनेस्टली। मेरा जो मोटिव था वो आरबीआई ग्रेड बी था। आरबीआई ग्रेड बी और सेबी ग्रेड ए के लिए मैं पढ़ना चाह रही थी। तो आरबीआई ग्रेड बी जो उसका प्री था, वो सेबी ग्रेड ए के मेंस के 7-8 दिनों के डिफरेंस में था। Right. और ऐसा था, 31 अगस्त को सेबी ग्रेड ए का मेंस था, फिर 1 सितंबर को ही आईएफएससी का प्री और नबार्ड का प्री भी था,
और 8 सितंबर को आरबीआई ग्रेड बी का प्री था। राइट राइट तो ये सारे ऐसे मतलब बैक टू बैक एग्जाम चल रहे थे। तो आरबीआई के टाइम पे जब आरबीआई ग्रेड बी का प्री था, मैं अपनी है ना ये जो स्ट्रैटेजी टाइम कितना टाइम किसको दूं, कितने डेज किससे दूं, मैं एक बार अतुल सर से डिस्कस कर लेती थी। मुझे लगता था कि वो मुझे एकदम हाँ सही बता देंगे, वो मुझे डेट भी बता देते थे कि ठीक करेक्ट है इस डेट से आप इस डेट ये चीज पे फोकस करोगे तो ठीक रहेगा। तो सेबी ग्रेड ए के जैसे उन्होंने मुझे बोल दिया था कि आप 17 अगस्त से पूरा सिर्फ सेबी के लिए ही पढ़ो क्योंकि उसका मेंस है। एंड वो सही भी रहा मेरे लिए, तभी मेरा उसका मेंस क्लियर हो पाया। हम्म तो मैंने आरबीआई ग्रेड बी के प्री का उस टाइम पे लास्ट 15 डेज पढ़ना छोड़ दिया था, सिर्फ सेबी के लिए पढ़ रही थी। और उसी वजह से मेरा सेबी ग्रेड ए का मेंस भी हो गया। एंड आरबीआई ग्रेड बी प्री के लिए ज्यादा वक्त नहीं निकाल पाई तो उसका प्री नहीं हुआ था। पर या ये जो कुछ एग्जाम्स है जो सिमिलर पैटर्न पे है, सेबी, पीएफआरडीए और कुछ हद तक सिडबी का सिलेबस और एनपीएस का सिलेबस, तो इनमें अब मैंने मेहनत करी सेबी के लिए बहुत ज्यादा, काम वो मुझे आ गया एनपीएस में। और सिडबी वाला सिलेबस भी जो था वो भी कुछ कुछ चीजें हेल्पफुल रही मेरे एनपीएस के एग्जाम के लिए। तो किसी एग्जाम के लिए मेहनत करी गई किसी और एग्जाम को के टाइम पे फल देती है, पर आपकी मेहनत कभी वेस्ट नहीं जाती है। तो जैसे आरबीआई ग्रेड बी की अगर मैं बात करूं तो जो मैंने सोर्सेस फॉलो करे या सेबी के लिए किए, मैं एक बार वो बता देती हूँ कौन सी या चीज मैं कहाँ से करती थी। या जैसे जो करंट अफेयर्स है वो मैं अफेयर्स क्लाउड से करती थी, मुझे अफेयर्स क्लाउड का सही लगता था। एंड ये कोई प्रमोशनल या ऑफ वो कोर्स तो है नहीं, तो मैं हम्म क्लियरली बता सकती हूँ मैंने कुछ कुछ चीज कहाँ से करी है। और पीआईबी के लिए मुझे ब्रजेश मोहन सर का कंपाइलेशन सही लगता था। उसके बाद सेबी के मेंस के लिए मैंने बहुत सारी चीजें क्रैक ग्रेड बी से पढ़ी हैं और कुछ कुछ टॉपिक्स मैंने एडुटैप से भी करे हैं। तो मुझे जो चीज जिसकी अच्छी लगती थी ना, मैंने वो चीज वो टॉपिक वहां से करा। अब जैसे अनुज जिंदल सर का इन्फ्लेशन वाला टॉपिक मुझे वहां से ज्यादा अच्छे से समझ में आता था, उसकी उनकी जो एक पीडीएफ थी उसमें ही सब कुछ कवर था, तो वो मैंने वहां से किया। ऐसे मैं ना टॉपिक वाइज देख लेती थी कि मुझे कौन सी चीज कहाँ से सही लग रही है, फिर मैं वहां से करती थी। फिर टेस्ट वगैरह की अभी मैं बात करूँ तो मॉक मेंटर के टेस्ट जैसे काफी अच्छे हैं। वो कॉम्प्रिहेंसिव एक कवरेज देते हैं आपको अगर आप आरबीआई ग्रेड बी के लिए टारगेट कर रहे हो। फेज 1 फेज 2 उसमें बजट रिपोर्ट्स वो सारे इन डेप्थ क्वेश्चंस हैं, जिससे क्लैरिटी मिल जाती है, जो आपने किया वो रिवाइज हो जाता है बहुत अच्छे से। और अगर क्वांट रीजनिंग की बात करूं तो मैं प्रैक्टिस मॉक के टेस्ट हम सारे देते ही थे। और अगर कंपनीज एक्ट की मैं बात करूं, कंपनीज एक्ट सेबी और पीएफआरडी और एनपीएस में एक सब्जेक्ट है। तो कंपनीज एक्ट यूट्यूब पे सीए शुभम सुक्लेचा करके थे, उन्होंने बहुत अच्छे से सेक्शन बाय सेक्शन याद करे हैं, तो उससे वो चीज इजी हो गई। कॉस्टिंग और कॉमर्स के बहुत सारे टॉपिक्स मैंने अब आईसीएआई की वेबसाइट से करे हैं, आईसीडब्ल्यूएआई के मटेरियल था। तो राइट अगर आप जो डायरेक्ट मटेरियल यूज करोगे ना, जैसे सपोज एनपीएस का एग्जाम है, तो अब मुझे पता है मुझे एपीवाई की नॉलेज होनी चाहिए, मुझे एनपीएस की नॉलेज होनी चाहिए, तो मैं उसकी वेबसाइट पे जो एफएक्यूज वाला सेक्शन है उससे वो पूरा समझ लेती थी। और कई बार इफ यू आर लकी इनफ तो उनमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं सिडबी में भी। और ऐसे सिडबी के एग्जाम में अगर आप सिडबी टारगेट कर रहे हैं तो आईआईपीएफ का एमएसएमई सर्टिफिकेशन कोर्स होता है। बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने वो एग्जाम आईआईपीएफ का एमएसएमई सर्टिफिकेशन इंटरव्यू के टाइम पे किया, देन आई रियलाइज कि मेंस में कितने सारे सवाल उससे ही थे, एज इट इज थे। तो ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल रही मेरे लिए। डायरेक्ट जो सोर्स है उनसे पढ़ना बहुत हेल्पफुल रहा, फिर खुद के नोट्स बनाना, फिर उनको रिवाइज करना। तो एक पर्टिकुलर वो नहीं होता है, आपको ना जो चीज जहां से अच्छी लग रही है, जहां से आपको समझ में आ रहा है वहां से करना जरूरी है। और एक और बात, मुझे ना पीडीएफ से ज्यादा वीडियो से पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता था। तो मैं कई बार ऐसा करती थी कि वो वीडियो यूट्यूब वगैरह वाली वो एक बार देख ली, साथ साथ में नोट्स बना ली, फिर बाद में उसको रिवाइज किया। तो आई थिंक ये अलग अलग चीजें हैं, सोर्सेस है मेरे जो जहां से मैंने चीजें करी हैं। ओके दैट्स अ फैंटास्टिक बट आप ये बताइए कि मैंने बहुत सारे लोगों को और जेन्युइनली बहुत सारे लोगों को ये इश्यूज रहते हैं। फॉर एग्जांपल कोई 3 4 4 साल से तैयारी कर रहा होता है बट
they fail to trust their own sources. जैसे किसी ने इतने टाइम से तैयारी स्टार्ट करी और इतने टाइम तक राइटफुल सोर्स को उन्होंने फॉलो किया, बट कई बार सेल्फ डाउट होता है, कई बार लालच भी आता है कि नाउ मतलब शुड आई स्टिक विद माय ओन सोर्सेज, या शायद उसमें ज्यादा बेहतर क्वालिटी हो या उससे क्वेश्चंस ज्यादा आने की चांसेस हो। तो लोग अलग अलग सोर्सेज के साथ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं थ्रू आउट देयर करियर, थ्रू आउट देयर जर्नी। आपको क्या लगता है, अच्छा आपने ऐसा किया, अच्छा आपको क्या लगता है कि हाउ हाउ वन शुड अप्रोच चूजिंग देयर सोर्सेज? आई थिंक पहले टाइम लगा देना चाहिए कि कहाँ से करना है। एक बार वो चूज कर लिया तो अपने पे और अपने उस स्टडी मटेरियल पे पूरा विश्वास रखना चाहिए, और फिर उसको रिवाइज करो। अगर रिवीजन हो जाता है, टाइम बचता है, तो ठीक है, और टेस्ट दे दो और मटेरियल से पढ़ लो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ओके फाइन, बाकी सारे जो क्वेश्चंस बताए आपने, जैसे सर्टिफिकेशन कोर्स, अपना टाइम टेबल, या रूटीन, सर्टिफिकेशन। या वी हाँ विल जी। विल विल कम टू दैट लेटर, ओके ओके। ठीक है। आप ये बताइए, आप, मैं आपकी स्ट्रेटजी पे आता हूँ। आप एक वर्किंग थे, ठीक है, और बैंक पे वर्किंग थे, जो आमतौर पे थोड़ा सा हेक्टिक उसको माना जाता है। आप ये बताइए कि आपने अपनी स्ट्रेटजी कैसे बनाई और हाउ यू यूज टू स्टडी? पुरुषोत्तम, इसमें सबसे ज्यादा हेल्प एक स्टडी पार्टनर होना बहुत जरूरी है। तो मेरे केस में मेरा भाई श्रेयस था। तो एक टाइमलाइन जो बनता है, शेड्यूल बनता है, वो किसी के साथ पढ़ने से मेरे केस में था, मुझे वो इजी लगता था, मैं तभी पढ़ पाती थी। राइट। और दूसरा, टेस्ट देना बहुत जरूरी है। आप अगर आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आपको आरबीआई ग्रेड बी के प्री के हाँ टेस्ट, मेंस के टेस्ट, हाँ, वो देने पड़ेंगे। मतलब सॉरी, उससे आप। मैं हाँ जी। आपको मैं पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि आपके पास कुल मिलाकर 4 घंटे, 5 घंटे, 5.5 घंटे समय मिलते होंगे। आप उस टाइम को कैसे मैक्सिमाइज करते हो? जैसे आप ऑफिस से घर आए और वापस ऑफिस जाने के बीच का जो समय ड्यूरेशन है, 4 घंटे, 5 घंटे, आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हो? पुरुषोत्तम, मेरा ना स्टार्टिंग से यही मोटिव रहता था कि मेरा टाइम कैसे बचेगा। फॉर ओके। एग्जाम्पल, जब मैं जयपुर में पोस्टेड थी, जयपुर के पास एक रूरल एरिया में, हम्म। अभी मैं हिमाचल में पोस्टेड हूँ, उससे पहले मेरा वर्किंग प्लेस जयपुर था। तो जयपुर में पोस्टेड होने के टाइम पे मैं क्या करती थी, आई यूज टू ट्रेवल बाय बस। मैं खुद की कार या स्कूटी लेके नहीं जाती थी, वो 35 किलोमीटर दूर था मेरे घर से। बट मैं बस में इसलिए जाती थी ताकि मेरा वो टाइम जो है, मैं ईयरफोन्स लगा के पढ़ सकूं बस में बैठ के आराम से। तो मेरा वो उद्देश्य रहता था कि सुबह का जो ऑफिस में ट्रैवल करने वाला टाइम है, उस टाइम भी पढ़ाई हो जाए, ऑफिस से पहले तैयार होने वाला जो टाइम है, तब पढ़ाई हो जाए। फिर लंच में अगर टाइम मिल जाए, वैसे तो मिलता नहीं था, पर कभी भी मिल जाए तो 5 मिनट ही सही, जो सुबह पढ़ा है उसको देख लूं एक बार। फिर घर आने के बाद वाला जो ट्रैवलिंग टाइम है, तब पढ़ लूं। फिर रात को आके खाना वगैरह खा के सबसे बात करके उसके बाद में पढ़ लूं। तो वीकडेज पे बहुत कम हो पाता था, वीकेंड्स पे, और मैं सिर्फ छुट्टियां प्लान करके लेती थी, ताकि अम, जैसे सपोज सैटरडे संडे है, तो मंडे की भी छुट्टी ले ली तो 3 दिन हो गए, तो 3 दिन एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। ऐसे अलग अलग तरीके से, जैसे कंटिन्यूटी बैठ हाँ, जाए पढ़ाई की। राइट। मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे बहुत सारे लोगों का अपना अपना अप्रोच होता है। जैसे कोई ऑफिस से आते हैं, ऑफिस से आने के बाद लेट नाइट स्टडी करते हैं, फिर वो सो के सुबह ऑफिस चले जाते हैं। कुछ लोगों का ऐसा होता है कि वो ऑफिस से आते हैं, उन्होंने एक मॉक लगाया, सो गए, अभी वो सुबह 4 बजे उठ गए। कई कुछ लोग सुबह मॉक लगाते हैं, कुछ लोग रात में कुछ और पढ़ते हैं। मतलब वो डिपेंड करती है अपनी अपनी प्रोडक्टिविटी और आपके लिए क्या काम कर रहा है। आपके हम्म। लिए क्या रूटीन था? आप अपनी पढ़ाई को कैसे डेलीगेट करते थे अपने उन 4 घंटों में? मतलब हाउ डिड यू डिसाइड कि मुझे कौन सा टाइम कब देना है और क्या पढ़ना है उसमें? जो मेरे सबके पीक प्रोडक्टिव आवर्स अलग अलग होते हैं। ओके, मेरे पीक राइट। प्रोडक्टिव आवर्स होते थे, या तो एकदम रात को जब सब सो गए हैं, शांति है तब, या सुबह कोई नहीं उठा है, शांति है तब। तो उस टाइम में जो सबसे टफ चीज होती थी वो करती थी। और जब मेरे में एनर्जी नहीं होती थी, तो मैं बस रिविजन करती थी बाकी के टाइम में। तो 4-5 घंटे ना, देखा जाए तो सफिशिएंट नहीं होते, तो वही छुट्टी लेके करना और वो सब करना पड़ता है। ओके फाइन। तो आप नोट्स भी बनाती थी, आप रिवाइज भी करती थी?
तो आप ये बताइए, मैं 3 स्ट्रैटेजी पूछूँगा आपका कि आप डेली का क्या स्ट्रैटेजी होता था, वीकली क्या स्ट्रैटेजी होता था और मंथली का क्या स्ट्रैटेजी होता था? इन 3 ड्यूरेशंस में आप किस-किस तरह से कंटेंट को आप कंज़्यूम करते थे? और डेली डेली पुरुषोत्तम कुछ जैसे मेरे केस में ये था कि मैं जैसे सपोज क्वांट्स रीजनिंग स्टार्ट किया तो 2-3 दिन रेगुलर वही करा, फिर 2-3 दिन बाद या हफ्ते भर बाद दूसरा सब्जेक्ट लिया ताकि वो सब्जेक्ट का सिलेबस पूरा हो जाए, मेरा उसकी प्रैक्टिस पूरी हो जाए। और उसके बाद में वीकली या मंथली जो टारगेट्स है, मैं सिर्फ वीकली टारगेट्स बनाती थी। मंथली टारगेट मैं जब एग्जाम बहुत दूर है तभी बना सकते हैं। एग्जाम पास होता है तो फटाफट से फटाफट सिलेबस कंप्लीट करने पे ही फोकस होता है। एंड सेकंड चीज मैं क्या करती थी, मैं एक चीज बताती हूँ। मेरे पास एक मेरे पुराने नोट्स की कॉपी है। तो जैसे सपोज दिस इज माय रजिस्टर। तो मैंने यहाँ पे जैसे मैं जल्दी में हूँ, मुझे कुछ रिवाइज करना है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया ये स्कीम का नाम। ठीक है। सो एल जब मुझे कुछ, हम लोग भी जब स्कीम के माइंड मैप्स बनाते थे और वो सब, किसी को डिजिटल नोट्स ज्यादा सही लगते हैं, किसी को हैंड रिटन, तो मेरे केस में ये था। अब सपोज इसमें लिखा है ओडीओपी, अगर मुझे ओडीओपी से रिलेटेड कुछ पढ़ना है तो ये बाहर लिखा हुआ है, अब आई जस्ट ओपन इट और मैं यहाँ पे वो चीज ढूंढ के वो ओके, पढ़ लूंगी। नाइस। तो ये सारे छोटे छोटे फर्रे जो है मैं यहाँ लगा के रखती थी और इनसे है ना इजी हो जाता है चीजें रिकॉल की। जैसे ये मेरा स्कीम्स वाला रजिस्टर है, ऐसे मेरे रिपोर्ट्स का रजिस्टर अलग होता था और हर सब्जेक्ट का अलग होता था। कंपनीज एक्ट कर रही हूँ तो कंपनीज एक्ट का सेक्शन चैप्टर वाइज मैंने ऐसे बना रखा था। तो तो ये तो आप ये बताइए, इज़न्ट इट वेरी टाइम कंज्यूमिंग स्पेशली फॉर समवन हू इज़ वर्किंग? एग्जैक्टली इट इज, बट मुझे याद ही ऐसे होता था। मतलब मुझे डिजिटल नोट्स से इतना याद नहीं होता था, जब तक मैं उस चीज को लिख ना लूं या, तो वो मेरे जहन में तभी बैठता था। ओके, दैट्स ग्रेट। आई मीन मतलब अपने अपने स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब चाहे वो प्रोसेस लंबा ही क्यों ना हो, लेकिन अब अगर आपने अपनी स्ट्रेंथ को समझ लिया, परख लिया, तो ज्यादा इजी हो जाता है, राइट? और हम सबके अपने अपने तरीके होते हैं यार, जिसको जैसा तरीका बेस्ट लगे आई थिंक वैसा करना चाहिए। या करेक्ट, ठीक है। तो ओके, वी मूव। अब ये बताइए, आप क्वांट रीजनिंग को लेके बहुत फोबिया रहता है, और इस पे एक और सवाल मेरा ये है, क्योंकि आपने बताया कि आप आरबीआई से भी की तैयारी कर रहे थे और जिसकी वजह से, उन सब की प्रिपरेशन की वजह से एनपीएस में आपको हेल्प मिला। काफी लोगों हम्म। के जेन्युइन डाउट्स होते हैं कि वैकेंसीज बहुत कम है, इज इट वर्थ इट? तो शायद, आई एम नॉट श्योर आपका माइंडसेट कैसा था जब आपने एक वैकेंसी देखी एनपीएस ग्रेड बी के लिए, बट स्टिल यू वेंट फॉर इट। तो व्हाई? फिर मेरा माइंडसेट भी बाकी एस्पिरेंट्स की तरह ही था ऑनेस्टली। आई बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने यही सोचा था कि एक वैकेंसी में मेरा कहाँ होगा, फॉर्म भी फिल करूँ या नहीं करूँ। बट मुझे सूरज ने और श्रेयस दोनों ने पुश किया कि नहीं, फॉर्म तो फिल करना ही है, क्यों नहीं करना है, पढ़ना है, एग्जाम तो देखिए आना, इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं तो फिर मुझे, मैंने बहुत कैजुअली सोचा चलो ठीक है, इतने एग्जाम दिए हैं, ये भी दे के आ जाएंगे, पढ़ लेंगे, इसका भी कर लेंगे तो है ना स्टार्टिंग में जो डेडिकेशन था वो मेरा सेबी और आरबीआई और इन एग्जाम्स के लिए ज्यादा था। और फिर लेकिन जब ये अपॉर्चुनिटी आई, वो वाली पढ़ाई यहाँ काम आई तो अच्छा ही लगा। और इंटरव्यू भी मेरा, मैं बताऊँ, मेरा इंटरव्यू एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत ज्यादा हॉरिबल और टेरिबल था, हम्म। बहुत इजी नहीं था। और इंटरव्यू रूम में जो प्रेशर, मतलब देवर वेरी राइट। अच्छा, बहुत पैनल बहुत अच्छा था, नो या। डाउट। वो ऐसे जानबूझ के प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहे थे, बट कभी कभी वो पेशेंस टेस्ट भी कर रहे थे, और आई थिंक जो करना भी चाहिए हर कैंडिडेट का। तो उन्होंने उस लेवल तक मुझे टेस्ट किया जब तक मुझे लगा कि एक ऐसा पॉइंट ना आए कि मैं रो ही ना दूं। बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, कि मैं बहुत कॉन्फिडेंटली अपने पे कॉन्फिडेंस रख के अंदर से ऐसे कामली हर क्वेश्चन को आंसर कर रही थी। एंड इंटरव्यू रूम के जस्ट बाहर आते हुए मुझे एक थॉट आया,
कि अगर कोई लड़का भी होता ना तो बहुत भयंकर रो देता। वेरी गुड, तू रोई नहीं। या अच्छा, आप ये बताइए, जैसे इंटरव्यूज आपने मल्टीपल इंटरव्यूज दिए है, राइट? तो हम्म। मल्टीपल इंटरव्यूज के साथ आई मीन कुछ आपने एक्सपीरियंस भी गेन किया होगा। तो आप ये बताइए कि व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम योर इंटरव्यूज, कि क्या ऐसा, बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जो इंटरव्यूज में शायद वो अपना बेस्ट नहीं दे पाते, तो और कई बार ऐसा होता है कि दे फेल टू फिगर आउट कि उनको इंटरव्यू में करना क्या है। तो हम्म। आपने इतने सारे इंटरव्यूज दिए, आप व्हाट डू यू कंक्लूड? फिर इस पे 4-5 एस्पेक्ट्स है जो मैं टच करना चाहूंगी। फर्स्ट मैं बोलना चाहूंगी कि यू हैव टू लुक, मतलब आपको कॉन्फिडेंट आप तभी फील करोगे व्हेन यू विल थिंक यू यू आर लुकिंग गुड। तो आई थिंक ड्रेस और जिस तरीके से आप तैयार हुए बहुत इंपॉर्टेंट, द वे यू कैरी योरसेल्फ इज इंपॉर्टेंट। अगर गर्ल्स की मैं बात कर रही हूँ तो सम फील कंफर्टेबल इन वेस्टर्न फॉर्मल, सम फील कंफर्टेबल इन ट्रेडिशनल फॉर्मल्स। तो जैसे भी, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है आप उस अकॉर्डिंग ड्रेस करो, जो आपको लगता है कि आप जिसमें बेस्ट लगते हो, उससे कॉन्फिडेंस आता है। राइट। सेकेंड चीज, अगर आप वर्किंग हो या आपने जो भी पढ़ाई की, अगर आप वर्किंग नहीं हो तो डेफिनेटली वो आपसे उस वर्क प्रोफाइल या जो भी आपने पढ़ा है उससे डीप में क्वेश्चंस पूछेंगे। और अगर आप कोई सर्टिफिकेट या कुछ मेंशन कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपको हर एक चीज उसकी पता हो। जैसे मैं, मुझसे बैंकिंग से रिलेटेड हर एक चीज पूछी गई, जो भी क्रेडिट से चीज, मैं क्रेडिट में हूँ तो जो भी क्रेडिट से रिलेटेड चीजें पूछी जा सकती थी इन डेप्थ मुझसे सब पूछा गया। और तीसरा मैं बोलूंगी कि अगर आप कोई सर्टिफिकेशन से कुछ ऐसा कर सकते हो ना जो आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाए, जैसे एनआईएसएम का सिक्योरिटीज मार्केट फाउंडेशन कोर्स है, और भी कोर्सेज है अगर आप सेबी और सिमिलर एग्जाम्स में इंटरव्यू दे रहे हो, और आरबीआई वगैरह के दे रहे हो तो केवाईसी वाला आईआईबीएफ का है, और भी बहुत सारे हैं कोर्सेरा पे, और बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे है, कुछ फ्री भी हैं। तो जिससे जो आप अपने सीवी में ऐड कर सको, जो आपके एग्जाम से उस ऑर्गेनाइजेशन से लिंक करता हो, जिससे आप आपका परफॉर्म आप थोड़ा सा प्रोफाइल आपका बेटर लगे दूसरों से। एंड फोर्थ आई थिंक आपकी है ना छोटी, उस दिन है ना अतुल सर ने एक बात मुझे बताई थी कि वेन एवर यू फील, क्योंकि पहले क्या होता था इंटरव्यूज में, अभी तो बहुत नॉर्मल हो गया, लेकिन जब मैंने स्टार्ट करी थी इंटरव्यूज में तो मेरी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती थी। मतलब मेरे ऐसे बोलते बोलते मुझे लगता था कि मैं ना स्टैमर कर रही हूँ या ऐसा या होता था। तो अतुल सर ने मुझे समझाया था कि वेन एवर यू फील नर्वस, सब नर्वसनेस का एक ही इलाज है, जस्ट स्माइल, जस्ट स्माइल। क्योंकि आपके स्माइल करने से ना आपको खुद को भी अच्छा लगेगा और सामने वाले को भी अच्छा लगेगा। एंड इंटरव्यू में वो भी चाहते हैं कि आप एक पॉजिटिव, वो भी एक पॉजिटिविटी चाहते हैं, एवरीवन लाइक्स पॉजिटिविटी। तो उससे या अच्छा माहौल बना रहता है, लाइट माहौल बना रहता है। एंड लास्ट पॉइंट, ऐसा हो सकता है जैसे मेरे साथ हुआ कि वो आपको टेस्ट कर रहे हो, कि आपका पेशेंस चेक हो रहा हो कि किस पॉइंट पे आके टूट जाएगा, बिखर जाएगा, या फिर कहाँ आके टूटेगा। तो वो है ना, आपको अगर आंसर नहीं आ रहा तो जस्ट से आई डोंट नो, ब्लफ मत करो, गलत आंसर मत दो, और उनको बेवकूफ मत समझो। वो लोग वहां पे बहुत सालों का एक्सपीरियंस, खुद वो खुद बहुत सारे इंटरव्यूज देके वहां बैठे हैं, तो उनको दे नो बेटर, उनको हर एक चीज हमसे बेटर पता है। सो अपने आप को एक तो विश्वास रख के वहां पे जाओ कि हाँ अब मैं या यहाँ तक आया हूँ तो आगे भी मैं पहुंचूंगा। एंड इंटरव्यू से पहले अपने आप को जितना काम हो सके कि जितना चिल रह सकते हो उतना चिल रहना चाहिए। ओके, आप कोई सर्टिफिकेशन कोर्स मेंशन करना चाहेंगे, 4-5 सर्टिफिकेशन कोर्स जो शायद एस्पिरेंट्स को हेल्प करे? अगर आप बैंकर हो तो जेआईबी सीआईबी तो आपका होना ही चाहिए, और फिर उसमें से सवाल भी आते हैं अच्छा, इंटरव्यू पे, तो उसके ये लिए होना चाहिए क्या, ये मैंडेटरी है? क्योंकि मैंने कई ऐसे एग्जांपल्स देखे हैं या सुने हैं जहाँ पे कोई एक बैंकर जाता है इंटरव्यूज के लिए, तो उनको ग्रिलिंग जैब कैब पे ही की जाती है, और हो सकता है उनको टाइम हो गया हो। कुछ लोग ये भी रिकमेंड करते हैं कि आप इस चीज को आप हाइड कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल। जैसे श्रेयस है, उसका भी एनपीएस ग्रेड ए हुआ है, उसका सिडबी ग्रेड ए भी हुआ है इस बार क्लियर, तो उसने जेआईबी सीआईबी नहीं किया। ऐसा मुझे इसलिए बोल रही हूँ होना चाहिए क्योंकि मेरे लिए वो वर्क किया, और वो आपकी प्रोफाइल बेटर बनाता है। और बैंक में तो वो बैंकिंग से तो पूरी तरीके से अलाइंड है ना, अगर आप ओके। बैंक से हो तो आप
अपने आप ठीक को है। बेटर करने के लिए वो करो ही करो। क्या और इस इंक्रीमेंट भी लगते हैं बैंक ठीक है, में तो इससे। इसके अलावा और कौन से कोर्सेज, सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं? इसके अलावा आरबीआई वगैरह के लिए आईबीएफ का केवाईसी वाला कोर्स है, एमएसएमई सर्टिफिकेशन कोर्स है, एंड डिजिटल बैंकिंग लेंडिंग से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज हैं, और एनआईएसएम का कोर्स है, पीएफआरडी के रिटायरमेंट एडवाइजर वाला एक कोर्स है, सिक्योरिटीज मार्केट फाउंडेशन वाला कोर्स है, और अगर आईएफसीएल वगैरह टारगेट करना हो तो इंफ्रा फाइनेंसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर वाला भी एक कोर्स है। तो कोर्सेरा पे भी बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जो भी कोर्सेज आपको लगे कि आपकी प्रोफाइल से ओके। लाइन होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में आप जाना चाहते हो वहां से लाइन होता है, तो उनकी नॉलेज होना और वो करना अच्छा रहता है। कुछ लोग ये कंसिडर करते हैं कि अगर उनका मेंस क्लियर हो जाए तो मेंस और इंटरव्यू के बीच में जो टाइम मिलता है, वो चाहते हैं कि इसके बीच में मैं सर्टिफिकेशन कोर्स कर लूं। क्या ये एक सही डिसीजन है? हाँ, मैंने सिडबी के टाइम में एमएसएमई सर्टिफिकेशन कोर्स तभी किया था, और सेबी के टाइम में भी एनआईएसएम का सिक्योरिटीज मार्केट फाउंडेशन कोर्स तभी किया था। पर आपको देखना पड़ेगा कि उतना टाइम आपका होता भी है या नहीं। जैसे कुछ कोर्सेज सेल्फ पेस्ड कोर्सेज होते हैं, तो राइट। वो कोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। पर जेआईबी सीआईबी जो है, जैसे या वो तो साल या में 2 बार ही होता है। या तो वो आप कौन सा एग्जाम, कौन सा कोर्स टारगेट कर रहे हो और कौन से एग्जाम दे रहे हो, उसमें बीच में आपको इतना वक्त मिलेगा या नहीं, वो देखना पड़ेगा। या राइट, दैट्स करेक्ट। इसके अलावे बिफोर वी मूव टू मतलब हमारे खुद के जो कुछ डाउट्स हैं, उसके पहले मैं कुछ एस्पिरेंट्स के डाउट लेना चाहूंगा जिन्होंने आपसे पूछे हैं। ओके, एंड देन विल, या, गिव मी अ मोमेंट। ओके, इसके पहले मैं एक एक सवाल जो मेरे जहन में आ रहा है, कुछ लोग ऐसे बैंकर्स होते हैं जो बैंक की जॉब क्विट कर देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वो अपना जो एफर्ट्स है वो शायद एक अच्छे जॉब क्लियर करने में लगाएं, बेट इंश्योरेंस और रेगुलेटरी बॉडीज। आप इस तरह के डिसीजंस या ऐसे मुकाम पे जो होते हैं, जो जॉब क्विट करने के लिए तत्पर होते हैं, आतुर होते हैं, उनके लिए कोई मैसेज आप देना चाहेंगे? ये चीज मैंने भी अतुल सर से पूछी थी, क्योंकि मुझे भी जॉब के साथ बहुत दिक्कत हो रही थी। तो अतुल सर ने मुझे बोला था कि ये बहुत बड़ा डिसीजन है। मतलब हर पर्सन की है ना यार, बैकग्राउंड अलग होता है, फाइनेंशियल बैकग्राउंड अलग होता है, किसी की प्रायोरिटी अलग होती है, और ये प्रियंका, बहुत बड़ा आप रिस्क है। आपका वापस से इंटरनेट फ्लक्चुएट कर रहा है। I mean, या वेट वेट। हाय। इज इट फाइन नाउ पुरुषोत्तम? हाय। यस, ओके। तो आप कह रही थी कि उनके अपने खुद के बैकग्राउंड पे काफी हद तक चीजें निर्भर, बट उसके अलावे करियर के पर्सपेक्टिव से मैं जानना चाह रहा हूँ कि एज एन इंटरव्यूअर वुड यू वांट योर member to quit a job and then prepare for it for some other exams or other organizations? मतलब how would you take it? ये जो आई थिंक अगर आपने वो गैप जस्टिफाई किया है, उसको उस टाइम पे अगर मुझे ऐसा लगता है कि साथ साथ आप कॉम्प्लीमेंट्री कोई ऐसा कोर्स कर लो या कुछ ऐसा हल्का फुल्का कर लो जो हम वहाँ पे वो जस्टिफाई कर सको गैप। अगर आपने जॉब छोड़ ही दी है, पहले तो जॉब छोड़ना ही बहुत बड़ा रिस्क है। ये एक बहुत बहुत ही बड़ा डिसीजन होता है कि आप बैंक की जॉब छोड़ के प्रिपेयर कर रहे हो, और वो लोग लेते भी हैं और सक्सेसफुल भी होते हैं।
तो दैट डिपेंड्स ऑन यू कि आप ये सच में इतना बड़ा उसके प्रोस कॉन्स लिख लो कि अगर मैं जॉब छोड़ता हूँ तो ऐसा होता है। या आपके पास कुछ बैकअप कुछ तो होना चाहिए क्योंकि मेरा ऐसा माइंडसेट है कि मैं ऐसे एकदम बिना बैकअप के नहीं कर सकती हूँ, पर कुछ लोग कर लेते हैं। या तो इंटरव्यूअर जो है वो चाहेगा कि अगर इसने ऐसा काम किया भी है तो क्या ये साथ साथ कुछ और भी कर रहा था। अगर जैसे सपोज 1 साल से 2 साल से वो फिर जैसे मृदुल का एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, उसकी बैंक पीओ की जॉब लग गई थी लेकिन उसने ज्वाइन नहीं किया था। तो उससे एनआईसीएल या उसने जिसका भी इंटरव्यू दिया था, न्यू इंडिया या नेशनल इंडिया का, उसमें ये काफी पूछा, ग्रिल किया गया उसको कि आपने या जॉब आई क्यों आई ज्वाइन आई की, या या मैं समझ आपको पता होगा। या तो ये ऐसे तो आप वो गैप जस्टिफाई कर सको तो ओके ये यूजफुल राइट होगा। राइट एक जो काफी कॉमन सवाल है और इस सवाल को आकाश चौहान, जिनका टेलीग्राम आईडी है आकाश चौहान @0721, उनका कहना है कि काफी टाइम से वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी तैयारी ऑन ऑफ होती गई और चूंकि वो अभी अनएम्प्लॉयड है और उनका ड्रीम है आरबीआई, जिसकी वजह से वो बाकी एग्जाम मतलब ही इज नॉट एबल टू मेक द राइट डिसीजन कि उनके लिए क्या सही है, वेदर आरबीआई और बैंकिंग एग्जाम्स। तो ऐसे बहुत सारे एस्पिरेंट्स हैं जो इस डायलेमा में है, विच विच आर अनएम्प्लॉयड, और उनको लगता है कि व्हाट शुड बी द सुटेबल अप्रोच। व्हाट डू यू थिंक, मतलब आप क्या ऐसे में उनको सलाह देना चाहेंगे? मेरी पर्सनल सलाह ये होती है कि फर्स्ट ग्रैब अ जॉब, कि एक इंश्योरेंस है वॉट एक जॉब एक बार आप ग्रैब कर लो या पार्ट टाइम कुछ ना कुछ करते रहो, फिर आप अपनी ड्रीम जॉब जो है उसको टारगेट करो। राइट। एक टेलीग्राम आईडी है आईबेक्स, इनका सवाल है कि जीए के स्कोर को कैसे मैक्सिमाइज करें जिससे स्कोर 40 से 50 के आसपास आरबीआई के फेज 1 में आ जाए। आरबीआई की अगर मैं बात करूँ तो उसमें हमें स्कीम्स भी करनी है, रिपोर्ट्स भी करनी है, करंट अफेयर्स अफेयर्स क्लाउड वाले जैसे मिसलेनियस होते हैं वो सब भी करना है। और लास्ट 3-4 मंथ्स के बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, फिर आरबीआई के एनुअल रिपोर्ट, बजट, इसमें से क्वेश्चंस, इकोनॉमिक सर्वे, ये कुछ स्टैंडर्ड ऐसे टॉपिक है जो हमें पता है कि एग्जाम्स में आने के हाई चांसेस होते हैं, तो उनका मल्टीपल रिवीजन करना। और जब आप एक टेस्ट दे देते हो, जैसे मॉक मेंटर के टेस्ट है, सपोज आपने वो टेस्ट दे दिया, रिवीजन करके उस मंथ का वो हो गया, आपका जीए करंट अफेयर्स वो हो गया, फिर आपने देखा कि हाँ ये वाला जो टॉपिक है मुझसे मिस हो गया था, तो वो कहीं से हाईलाइट कर लिया अलग से ताकि एग्जाम से जस्ट पहले आप उसको एक बार रिवाइज कर सको। राइट। दीप्ति जी का एक सवाल है, वो पूछ रही हैं कि व्हाट वर योर मिस्टेक्स ऑन विच यू इम्प्रूव्ड। पहले जो मेरी मिस्टेक थी कि बहुत सही सोर्सेस फॉलो ना करना, सही स्ट्रैटेजी से एग्जाम को ना देना, एक मेंटर ना रखना, खुद को सफिशिएंट समझना, और सही स्टडी सर्कल ना होना, ये सारी चीजें आई थिंक जिस पे भी हमने डिस्कशन भी किया है। राइट। गोपाल का एक सवाल है कि जो डीआई के क्वेश्चंस होते हैं आरबीआई फेज 1 क्वांट में, वो थोड़े पेचीदा होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। हाउ डू यू डील विद दैट? इस पे हर्षल अग्रवाल सर की है ना यूट्यूब पे वीडियोस है डीआई पे, हम्म। तो वो उन्होंने ना डीआई बहुत सारे अलग अलग तरीके की बहुत अच्छे से करवाई हुई है। तो अगर आपने वो ना देखी है तो आप वो वाली वीडियोस कर सकते हैं, वो बहुत हेल्प करेंगे। राइट। और बाकी ऑडियंस को मैं कहना चाहूंगा, अगर आप वीलन हेयर या वी डिस्कस हेयर हैं तो उनके आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां पे एक बॉट है हमारा। आ, हम्म। आ, आप उस बॉट की हेल्प लें, वहां पे मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर्स एक सटीक तरीके से दिए गए हैं, वहां से आप बहुत सारे खुद के डाउट्स को फिक्स कर सकते हैं। हालांकि एक काफी कॉमन सा सवाल है जो कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स का भी है। अविनाश लिखते हैं कि डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का क्या अप्रोच होना चाहिए? फिर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग अगर मुझे लगता है काफी लोगों ने ना आपके साथ जब आपने स्टार्ट करवाई थी तो कर ली होगी, और अगर नहीं करी है तो वो एक एक क्वेश्चन जो WLH ग्रुप में आया हुआ है उसका आंसर खुद लिखे, थोड़ा चैट जीपीटी और ग्रोक वगैरह की हेल्प लेके खुद फॉर्म करो, एक बार खुद आंसर लिखो, फिर उसके बाद जो पुरुषोत्तम ने बेस्ट आंसर शेयर करे उनको देखो, और एक फिर अपने जो भी आंसर्स बनाए उनको कंपाइल कर लो और वो कंपाइलेशन को यूज करो।
ये बहुत काम आता है। यस, विलन हेयर पे आप जाइए, वहां पे आप सर्च कीजिए कीवर्ड से बिंगो, BINGO। वहां से आपको पर्टिकुलर क्वेश्चंस के एक डिटेल्ड आंसर मिलेंगे जो सही अप्रोच से लिखा गया है। वहां से आप उसको एक हम्म। सोर्स की तरह आप यू कैन यूज इट। वो बहुत और बहुत अच्छे आंसर्स हैं यार। मतलब कुछ इस बार के जो हमारे जैसे सौरभ और इशिका है, आई थिंक उनके आंसर्स बहुत अच्छे हैं। और पिछली बार मृदुल और सुकृति के आंसर्स बहुत ही अच्छे होते थे। राइट तो वो राइट, सारे वी लर्नर पे इजीली मिल जाएंगे। यस यस यस, ऑफ कोर्स। और ओके, और ओके, तो एक अनुष्का का काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इन्होंने बोला कि फाइनेंस के कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको हम छोड़ सकते हैं। छोड़ सकते हैं। या यार मैंने कभी कोई टॉपिक छोड़ा नहीं, तो मैं शायद ये आंसर नहीं कर पाऊंगी, मैं ये रिस्क नहीं लेती थी। अच्छा, आप ये बताइए अबाउट क्वांट और रीजनिंग। बहुत सारे लोगों का टेक्निकल अप्रोच ये होता है कि वो स्टार्टिंग से ये माइंडसेट बना के चलते हैं कि मुझे पर्टिकुलर टॉपिक्स ही कवर करने हैं और उन्हीं टॉपिक्स को अप्रोच भी करना है एग्जाम में। मुझे वहीं के क्वेश्चंस बनाने हैं, बाकी सारे क्वेश्चंस बनाने नहीं है। जैसे एग्जाम्पल 30 क्वेश्चंस आते हैं अगर क्वांट में, तो मैंने 4-5 सेक्शंस अर्थमेटिक को मैं स्किप कर सकता हूँ क्या, या अर्थमेटिक में भी किसी पर्टिकुलर टॉपिक को स्किप कर सकता हूँ क्या? इसमें आपका क्या इनपुट है? मेरा ये व्यू है कि अरिथमेटिक, अब यार डीआई में भी अरिथमेटिक जैसे क्वेश्चन आने लग गए, तो कैसे उसको स्किप किया जाए। और कई एग्जाम्स पे आई थिंक अभी लेटली जो हुए हैं लास्ट 1-2 ईयर्स में, उसमें देखा हमने कि अरिथमेटिक को आप स्किप नहीं कर सकते हम। अब जो हम देख रहे हैं आईबीपीएस पीओ और आईबीपीएस एसबीआई पीओ, इन सब का पैटर्न लास्ट ओके, 2-3 ईयर्स के जो सवाल है उनको राइट देख के तो मुझे लगता है कि हम नहीं स्किप कर सकते हैं। पर हाँ, आप अपनी स्ट्रेंथ्स पे जरूर खेल सकते हैं वहां जाके, कि राइट। आपको क्वेश्चन देख लिया, फिर जो करना है पहले वो कर लिया। अच्छा, एक टेलीग्राम आईडी है, MVP नाम से है। इनका सवाल है कि आपने इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव को कैसे एस किया? इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव के लिए यार ना मैंने मैं अपनी वो पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी पुरुषोत्तम आपसे। मैंने या कुछ टॉपिक्स पे है ना एक स्टैंडर्ड आंसर बनाए हुए थे। जैसे सपोज क्लाइमेट चेंज है, मुझे ऐसा लगता था ना कि जैसे प्रीसी वगैरह है, ये तो उसमें से देख जैसे नॉर्मली क्या होता है, एक कॉम्प्रिहेंशन आता है, एक प्रीसी आता है, एक ऐसे आता है। तो राइट, ऐसे में सोच सोच के लिखना है, तो वो मैं एंड में अटेम्प्ट करती थी। कॉम्प्रिहेंशन में सामने आंसर दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट करती थी। अब कॉम्प्रिहेंशन में आंसर्स भी वही है, क्वेश्चन भी वही है, तो बस देख के समझ के उसको लिखना है। प्रीसी में क्या करना है, उसको छोटा कर देना है, उसको सही उसके वर्ड्स वगैरह बदल के उसको सही मीनिंग देख के उसको या ऑर्गेनाइज वे में लिखना है। तो पीसी की प्रैक्टिस के लिए आप न्यूज़पेपर वगैरह से जो कटिंग्स है उनसे खुद लिख लिया, और फिर उसको चैट जीपीटी ग्रोव वगैरह से चेक करा लिया, अपने किसी फ्रेंड से चेक करा लिया। और ऐसे ही क्या किया था मैंने, पता नहीं 7-8 या 8-10 ऐसे टॉपिक्स थे जो मैंने स्टैंडर्ड बना के रखे थे, और उनकी है ना लाइंस भी, जब प्रीसी के टाइटल भी मैंने चैट जीपीटी से देख के लिख रखे थे। जैसे विमेन के लिए अगर कुछ है, तो अगर या उसका टाइटल देना है, तो ऐसे एक टाइटल मेरे दिमाग में आ रहा है जो चैट जीपीटी से देखा था, अनसीन एंड अनहर्ड, द स्ट्रगल्स ऑफ वुमेन। ऐसे करके काफी सारे आप स्टैंडर्ड, क्लाइमेट से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड और स्पोर्ट्स से रिलेटेड, ये स्टैंडर्ड है। ये आपको बस, आपके पास पहले से ही रेडी होना चाहिए मटेरियल, कि बस आपको बस देखना है। और फिर बाद में क्या करना है, एग्जाम से जस्ट पहले कभी भी एक दिन है ना, आपको उसमें ना लेटेस्ट रिपोर्ट से फिगर्स ऐड कर देने की, इतने परसेंटेज ये हुआ या इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, आईएमएफ की रिपोर्ट की वजह से इसमें ये मेंशन किया गया कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इतना इंक्रीज हुआ है इंडिया में, वट जो भी हम मेंशन करना चाहे वो कर सकते हैं। आप न्यूज़पेपर पढ़ती थी प्रियंका जी अपने? कौन से न्यूज़पेपर? यस, बिजनेस स्टैंडर्ड, आई यूज्ड टू फॉलो बिजनेस स्टैंडर्ड। और ये बताइए आप, न्यूज़पेपर किसी के लिए क्यों पढ़ना इम्पोर्टेंट है? पहली बात तो वो आपको लेटेस्ट चीजों से अवेयर करवाएगा, जो भी करंट अफेयर जो भी चल रहा है आपको उसकी नॉलेज होगी।
और फिर ऐसे जरूरी नहीं है कि एग्जाम में डायरेक्ट वही क्वेश्चन आए, पर क्या चल रहा है एटलीस्ट आपको ये तो पता होगा ही। फाइनेंशियल नॉलेज, जो फाइनेंस रिलेटेड हम एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूज़पेपर। राइट। और चूंकि प्रियंका जी एक पॉइंट ऐड कर रही थी लास्ट अभी कॉन्वर्सेशन में, जैसे आप इंग्लिश के लिए कैसे फॉर्डर बनाते हैं, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो कुछ कुछ टॉपिक्स होते हैं विच आर वेरी कॉमन और उसको आप किसी भी डिस्क्रिप्टिव में यूज कर सकते हो। जैसे अगर आप विमेन के बारे में हम्म। बात आती है, एमआर रेट कितना है, आप कितने परसेंट विमेन है जो जिनकी ओनरशिप एमएसएमई में है, यू नीड टू रिमेंबर द परसेंटेज। कितने परसेंट अकाउंट होल्डर हैं प्रधानमंत्री जन धन योजना में। उसके बाद आपको ये देखना होगा कि लिटरेसी रेट क्या है विमेन का। उसके बाद आपको देखना है कि मतलब ड्रॉप आउट रेट्स, अगर आप इफ यू कैन एबल टू रिकॉल। उसके बाद एमएसएमई के बारे में बात आता है तो एक्सपोर्ट परसेंटेज कितना शेयर है एमएसएमई का। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, आई मीन हाउ मेनी पीपल इन परसेंटेज आर एम्प्लॉयड इन एमएसएमईज, कौन सा एमएसएमईज का जीडी सेक्टर। या जीडीपी हम्म। कितना है, जीवीए कितना है। कुछ कुछ डेटाज विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि डेट टू जीडीपी रेशियो कितना होता है, बिल्कुल। एक्सटर्नल डेट टू जीडीपी रेशियो कितना है इन परसेंटेज, सीएडी कितना है। तो उसका बिल्कुल आप बिल्कुल। अगर एमपीसी को फॉलो अप अगर आप करते हो तो उनके डेटा, कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप रेगुलरली आप यूज कर सकते हो। जैसे आप इनफॉर्मल हम्म। सेक्टर्स के बारे में अगर आता है, आप उसको कहीं भी यूज कर हम्म। सकते हो इनफॉर्मल सेक्टर्स को, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में भी यूज हो सकता है। आप ज्योग्राफिक डिविडेंड में भी आप उसको यूज कर सकते हो। इंडियन इकोनॉमी बूमिंग या फिर कौन सी डायरेक्शन में, या फिर अगर आप देखें कि विकसित भारत 2047 का हमारा जो विजन है, आप उसको भी लेके ये सब चीजें, मेरे कहने का मतलब है कि कुछ 6-7 ऐसे पॉइंट्स हैं या 6-6 ऐसे ब्रॉडर एस्पेक्ट्स हैं। जैसे आप जीडीपी को, आप एसडीजी को अगर आप लेते हो, कंसिडर करते हो, उसके जितने हम्म। भी टारगेट्स है आप उसके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, क्योंकि आप एक एसडीजी को आप किसी भी फील्ड पे आप उसको ऐड कर सकते हो। उनके डेटा इज always remains relevant, not for the descriptive but for the interview as well, because आप जब कोई डेटा के साथ आप आंसर करते हो, वेदर यू राइट और यू स्पीक, आपकी बातों में एक वेटेज रहता है, यू कैरी सम इम्पोर्टेंस, लगता है कि आप हवा में बातें नहीं कर रहे हो। तो ऐसे कुछ कुछ टॉपिक्स हैं, वो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो या ना हो, यू नीड टू राइट देम डाउन, बिकॉज वो हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट फॉर द आरबीआई बट फॉर एनी एग्जाम एंड फॉर एनी इंटरव्यू। एंड फॉर द सेम रीजन रीडिंग न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज हर दिन हम कुछ ना कुछ उसमें हम पढ़ते रहते हैं, सीखते रहते हैं। ये सब चीजें हम्म। याद अलग से नहीं करना होता, बिकॉज वंस यू स्टार्ट रीडिंग न्यूज़पेपर इतनी बार रिवाइज कर लेते हो आप कि यू हम्म। स्टार्ट रिमेम्बरिंग ऑल दीज फैक्ट्स फिगर्स, राइट। बिल्कुल। और एक और चीज मैं ऐड करूंगी, जैसे तुमने बोला कि विकसित भारत और एसडीजी, तो हम है ना, टू इंश्योर सस्टेन द डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री, ये सारी चीजें ना अपने ऐसे के डिस्क्रिप्टिव राइटिंग ईएसआई वगैरह के एंड में ऐड कर सकते हैं। इससे एंड में है ना एक पॉजिटिव नोट के साथ हम आंसर को एंड कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं वहां पे। राइट, करेक्ट। एक इंटरेस्टिंग मैसेज आपके लिए स्पार्क का। हाउ डज इट फील टू हैव एन अमेजिंग एंड ऑसम ब्रदर हु सपोर्टेड यू ऑल द वे, और जिसको आपकी सफलता का पूरा श्रेय जाता हो। ये श्रेयस का मैसेज है। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी, एंड मुझे यहाँ तक पहुंचाने में उसका बहुत एफर्ट्स है, तो उसके लिए थैंक यू भाई। या, ओके। एंड या एक एक टेक्स्ट है सूरज का। इन्होंने लिखा है, आफ्टर हियरिंग योर स्टोरी आई वॉज वेरी सरप्राइज दैट आई एम ऑल्सो इन द सेम पाथ एज योर्स, but only one difference, the success is not yet embraced me till now. I have joined bank in 2018, avoided promotion for getting into regulatory body, 30 plus failures. Ma'am, what is the one thing that enabled you to stay in the hunt even if everything seems to be tough? मैं सूरज के मैसेज से पूरा रिलेट कर सकती हूँ, क्योंकि 20 जून से पहले मेरी भी यही हालत थी, यही कंडीशन था, मैं ऐसी एस्पिरेंट थी, मैं भी यही सोच रही थी कि यार अब क्या किया जाए। तो सूरज, पहली बात तो मैं आपको ये बोलूंगी कि आप है ना वो वाले एग्जाम्स दो जिसमें एक्सपीरियंस बेस पे सिलेक्शन हो रहा है या हो रहा हो, जैसे सिडबी ग्रेड भी है, एनपीएस ग्रेड भी है, या ऐसे एग्जाम्स में आपको एज मिलेगी। और दूसरा आपने पूछा कि व्हाट
केप्ट मी गोइंग और क्या था, तो वही जो चीज़ आपके अंदर है ना कि यार इससे बेटर डिज़र्व करते हैं या यहाँ पोटेंशियल है कि कुछ और अच्छा कर सकते हैं, तो वो चीज़ ना आपको रुकने नहीं देगी और डेफ़िनिटली आप भी अपने लक्ष्य तक पहुँच जाओगे। ओके, आज का फाइनल क्वेश्चन लेंगे जो संदीप गुप्ता का है। इन्होंने लिखा है, कमिंग फ्रॉम अ नॉन कॉमर्स इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, आई हैड ट्राइड प्रिपेयरिंग फॉर सेबी but found the accountancy and costing part quite difficult. How do you suggest one should go about it? Secondly, would it be prudent to prepare for commerce heavy exams like SEBI, IFCA, PFRD, etc., or focus more on generalist exams like RBI, NABARD, and IRDAI? यार सेबी के इंटरव्यू में ना इंजीनियर ज्यादा थे, तो अगर आप नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से हो और आप समझ रहे हो कि आप कम हो, तो बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं बोलूंगी कि कॉस्टिंग और ये कॉमर्स के लिए, जैसे मैं बताया, आईसीआई का मटेरियल, आईसीडब्ल्यूए का मटेरियल आप वहां से करो, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। और टेस्ट वगैरह हैं जो उनको आप फ्रीक्वेंटली दो, उससे ना आपका बेस और डायरेक्ट जो सोर्स है ना उनसे पढ़ो तो वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। इससे आपका ना जो बेस है वो मजबूत होगा, टेस्ट वगैरह से रिवीजन होंगे और डायरेक्ट सोर्स से पढ़ने से ना आपका बेस मजबूत होगा। तो वो कंटिन्यूअसली एफर्ट, जो पहले के क्वेश्चन है उनको एनालाइज करो। और ऐसे नहीं है सिर्फ सेबी टारगेट कर रहे हो कि तो सिर्फ सेबी के क्वेश्चंस देखो, पीएफआरडी के भी देखो, एनपीएस के भी देखो और भी एग्जाम्स के देखो। आपने बताया कि सेबी के इंटरव्यू थे और उसमें इंजीनियर्स ज्यादा थे. इज इट बिकॉज कंपटीशन इज टू हैवी? बिल्कुल, कंपटीशन इज़ वेरी टफ यार, बहुत ज़्यादा, मतलब एक-एक मार्क्स से 2-2 मार्क्स से सिलेक्शन रह जाता है और वो वेट लिस्ट वाली वो जर्नी वो बहुत ज़्यादा टफ होती है, बहुत पेनफुल होती है। बट अगर आप निरंतर लगे रहते हो ना, तो मुझे भी इससे पहले ये डाउट था कि यार मैं कभी सक्सेसफुल, मतलब ये एग्ज़ाम भी कभी क्लियर होंगे भी या फिर मुझे बैंक में ही रहना पड़ेगा। तो कभी ना कभी तो होता ही है, होगा अब ही। यू हैव टू हैव फेथ इन योरसेल्फ। right. Okay. So Priyanka, before concluding this session, uh, again I would like to remind you that you joined UCO Bank in 2018. You waited for 7 years with lot of struggle, lot of failures, lot of self doubt. Is it worth it that you achieved? I mean, the success that you have in your hand right now, is it worth it? आई थिंक ये तब मैं बता पाऊंगी जब मैं एनपीएस ज्वाइन कर लूंगी। पर हाँ, Okay. अभी जो मुझे इतनी ब्लेसिंग्स मिली है, इतना अप्रिसिएशन मिला है, उन सबको देख के तो डेफिनेटली आई फील इट इज वर्थ इट। और आप खुद को अच्छा लगता है यार कि जो चीज टारगेट करी वो मिल गई। सबसे अच्छी चीज तो वो होती है कि आपको खुद अपने आप को लेके आप कॉन्फिडेंट फील करते हो। Okay, yeah. So, is there anything else that we couldn't touch upon and you want to add from your end? आई थिंक पुरुषोत्तम, हमने सब चीज़ों पे बात कर ली है कि कौन सी आदतें फॉलो करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, स्ट्रैटेजी, सोर्सेज, एवरीथिंग। Yeah, बाकी मैं चाहूंगी कि सब है ना नेचर से कनेक्टेड रहे, कि जैसे इवनिंग वॉक्स हो गए या फिर ऐसी जगहों पे जाना जिससे आप थोड़ा अच्छा फील करते हो। चाहे वो कोई गार्डन है, कोई पार्क है, कोई ट्रैक है, कोई ट्रेल है जहाँ आपको अच्छा लगता है जाना, तो आप अपने आप से और नेचर से कनेक्टेड रहो, वो आपको ना पॉजिटिव एनर्जी देता रहेगा। और अपने मोटिवेटिंग सॉन्ग सुनो, स्वामी विवेकानंद जी के, एपीजे अब्दुल कलाम जी, इनके कोट्स पढ़ो और करते रहो, मैनिफेस्ट लिखते रहो, जरूर एक दिन yeah. कामयाबी मिलेगी। प्रियंका, मैं इस सेशन को कंक्लूड करना चाहता था बट फिर मेरे जहन में 3 सवाल आए और मुझे लगा कि मैं इसको बिना पूछे कंक्लूड नहीं कर सकता. मेरा पहला सवाल है कि to have a prosperous life, healthy life, people say you become what you eat. ठीक है, तो क्या हेल्दी डाइट कितना इंपॉर्टेंट है और हाउ डिड यू मैनेज इट? पहला. दूसरा, एक फिजिकल फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टूडेज वर्ल्ड बिकॉज पता नहीं मतलब व्हाट डू वी कंज्यूम, हमारा ट्रैवलिंग कैसी है, वर्कलोड काफी हैवी है बट फिजिकल एक्टिविटीज हमारी काफी कम है. तो इज इट हाउ इम्पोर्टेंट इज इट टू मेंटेन फिजिकल फिटनेस? थर्ड इज मेंटल फटीग. लोगों को काफी ज्यादा होता है, हम समझ नहीं पाते और हम इतने सारे प्रेशर्स की
प्रेशर की वजह से हम घिर जाते हैं, उन दबाव में आ जाते हैं। ये 3 चीजें ऐसी हैं जो एक एस्पिरेंट के लाइफ को यू नो शेप करने में काफी इम्पैक्टफुल है। तो व्हाट डू यू थिंक ऑफ दीज थ्री? या पहली बात जो तुमने बोली कि फूड इज मेडिसिन, इट इज ट्रू। व्हाट वी बिकम, तो वही सात्विक नहीं तो एटलीस्ट अच्छा खाएं। जो भी आपको पसंद है वो बाहर का ना खा के जो घर का हो, कोई कुक बना ले या खुद प्रिपेयर करके, या माँ के हाथ का तो बेस्ट होता ही है। जो भी मतलब पॉसिबल हो कि बाहर खा के वही पेट खराब होगा, फिर पढ़ाई नहीं होगी, वो सब चीजें से बचे। सेकेंडली फिजिकल फिटनेस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप शाम को सुबह कभी भी रनिंग पे जाओ, कोई स्पोर्ट्स खेल लो, कोई कुछ भी करो, आधा घंटा पौन घंटा इसे पर जरूर निकालना चाहिए। उससे ना एक एक आपको बात बताइए, एक बात बताइए, कोई एस्पिरेंट है जिसके पास 4 घंटे ही मिलते हैं, अगर वो आधा घंटा पौने घंटा अगर उसका सवाल है कि मैं खेलने में निकाल दूं, तो एग्जाम तो क्लियर होने से रहा। नहीं नहीं, फिर आपको नींद करने की जरूरत कम पड़ेगी। आपका जो नींद का कोटा है वो जो आप या ऐसा होता है ना कि वो 8 घंटे की नींद चाहिए होती है, 7.5 7, तो वो ऑटोमेटिकली जब आप एक्सरसाइज करके आपके ब्रेन को सफिशिएंट ऑक्सीजन मिल रही होगी, ऐसे अच्छा हो रहा होगा, तो आप मुझे ओके, लगता है फिर वो जो लेजीनेस वाला पार्ट है वो रिमूव हो जाएगा, और जो बाकी का टाइम बचेगा ना उसमें भी आप ज्यादा अच्छा पढ़ पाओगे, जो पढ़ोगे वो ज्यादा याद रहेगा। ओके। और थर्ड थी मेंटल, मेंटल फटीग या वाली बात, वो बहुत जरूरी है। स्टे कनेक्टेड विद योर गुड फ्रेंड्स, जो आपकी सच में आपके दोस्त है। और जैसे मुझे भी याद है जब मैं डीमोटिवेटेड फील करती थी, तो आई यूज टू मेक अ कॉल टू यू, एंड तुम मुझे एडवाइस करते थे कि हम स्टे कनेक्टेड टू गॉड। और ऐसे जो दोस्त जो आपको पॉजिटिव चीजें बोले, सही राह दिखाए, उन सबसे कनेक्टेड रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अपने मतलब जितना अच्छा, डू गुड एंड हाफ गुड। एंड एक लाइन मुझे याद आ रही है, वो भी बहुत अच्छी थी कि मेहनत में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर समस्या का हल होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा। दैट्स अ ब्रिलियंट। या so yeah, thank you so much, Priyanka, for joining with me and helping me to थैंक host यू this. पुरुषोत्तम Yeah, फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी, एंड थैंक्स टू आवर WLH फैमिली, जहाँ जिन्होंने मुझे तुम्हारे उस पोस्ट का इतना सारा प्यार बरसाया, इतने सारे लोगों के कमेंट्स DMs आए। थैंक यू सो मच एवरीवन, योर लव मीन्स अ लॉट टू मी। yeah, yeah, all the best and have a happy life. थैंक यू, सेम टू यू। एंड सारी WLH फैमिली को भी ग्रेट ऑल द बेस्ट, जी लगा के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, एंड अपने गोल्स को हासिल करो। Yeah, yeah, thanks, bye, take care. ओके बाय पुरुषोत्तम। Bye.